दोस्तों, आज आप सुनेंगे मारियो पूजो के आइकॉनिक नॉवल द गॉडफादर का चौथा और आखिरी भाग। इसके 3 भाग आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं सुना है तो उन्हें सुनने के लिए या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर द गॉडफादर की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आखिरी भाग की कहानी। फिलोमेना ने माइकल को अपनी जो कहानी सुनानी शुरू की वो इस तरह से थी। 30 साल पहले फिलोमेना न्यूयॉर्क की इटालियन कॉलोनी में दाई का काम करती थी। उसका पति एक बड़ी किराने की दुकान का मालिक था। एक बार देर रात को जब वो अपने घर में सो रही थी तो किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये उसके लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि इस पापी दुनिया में आने के लिए बच्चे अक्सर देर रात का ही वक्त चुनते हैं। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर लूका ब्रासी खड़ा था, जिससे लोग उस समय भी डरते थे। वो उस समय तक अविवाहित था। उसे देखकर फिलोमेना डर गई। उसे लगा कि शायद उसके पति ने लूका के किसी काम को करने से मना कर दिया होगा, इसीलिए लूका उससे बदला लेने आया है। लेकिन ब्रासी ने फिलोमेना से कहा कि किसी औरत को बच्चा होने वाला है और उसे फौरन वहाँ चलना होगा। वो औरत फिलोमेना के घर से थोड़ी ही दूर रहती थी। फिलोमेना को कुछ गड़बड़ लगी। ब्रासी के चेहरे पर वहशत छाई हुई थी, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन ब्रासी ने नोटों की एक मोटी गड्डी उसके हाथ में थमाते हुए उसे आदेश दिया कि उसे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। ब्रासी के चेहरे पर जो क्रूरता छाई थी उसे देखकर फिलोमेना बहुत डर गई थी। अब ब्रासी को और इनकार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। गली में एक फोर्ड कार खड़ी थी, जिसमें ब्रासी जैसा ही एक भयानक दिखने वाला ड्राइवर बैठा था। करीब आधे घंटे में वे एक मकान में पहुंचे, जिसमें शायद ब्रासी और उसका गिरोह रहते थे। कुछ बदमाश किचन में बैठे ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। लूका ब्रासी फिलोमेना को सीढ़ियां पार करवाकर ऊपर एक बेडरूम में ले गया। वहां बेड पर एक खूबसूरत युवती लेटी थी। उसका पेट फूला हुआ था। ब्रासी को देखते ही उसका चेहरा डर और आतंक से पीला पड़ गया और उसने तुरंत मुंह फेर लिया। उस दिन फिलोमेना ने ब्रासी के चेहरे पर इतनी गहरी नफरत के भाव देखे जो उससे पहले उसने किसी के चेहरे पर नहीं देखे थे। बहरहाल ब्रासी उस समय तो कमरे से बाहर चला गया और उसके 2 आदमियों ने फिलोमेना की मदद की। बच्चा पैदा हो जाने के बाद माँ गहरी नींद में सो गई। फिलोमेना ने ब्रासी को बुलाया और एक कंबल में लपेटकर बच्चा उसे देते हुए कहा, अगर तुम इस बच्चे के बाप हो तो लो संभालो इसे, मेरा काम अब खत्म हो चुका है। ब्रासी के चेहरे पर बला की दरिंदगी, वहशीपन और पागलपन के भाव थे। उसने कहा, हाँ, मैं ही इसका बाप हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये नस्ल आगे चले, इसलिए इसे नीचे तहखाने में ले जाओ और दहकती हुई भट्टी में फेंक दो। फिलोमेना को लगा कि शायद उसने ठीक से सुना नहीं, या फिर ब्रासी उसके साथ कोई बहुत ही भद्दा और क्रूर मजाक कर रहा है। उसने कहा, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, मुझे माफ़ करो। इतना कहकर उसने बच्चा ब्रासी की गोद में डालने की कोशिश की। उसी समय बच्चे की माँ जाग गई। उसने देखा कि ब्रासी बच्चे को वापस फिलोमेना की गोद में ढकेल रहा था। वो जोर से चिल्लाई, लूका, लूका, आई एम सॉरी, प्लीज़ लूका। लूका ने एक नज़र उसे देखा, फिर जल्दी से फिलोमेना से बोला, मैंने जैसा कहा वैसा करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिलोमेना इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। किसी तरह वो फुसफुसाई, तुम खुद कर लो, तुम तो इसके पिता हो। ब्रासी ने कोई जवाब देने की बजाय एक चाकू निकाल लिया। मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा दाई। इसके बाद फिलोमेना को बस इतना ही याद था कि वो कुछ लोगों के साथ तहखाने में लोहे की एक चौकोर भट्टी के सामने खड़ी थी। बच्चा अभी भी उसकी गोद में था। आज उसे इस बात का अफसोस होता है कि अगर उस पल वो बच्चे को नोच कर रुला देती तो हो सकता था कि उस शैतान को उस मासूम बच्चे पर दया ही आ जाती। एक आदमी ने आगे बढ़कर दहकती भट्टी का दरवाज़ा खोल दिया। लूका ब्रासी के अलावा बाकी सभी आदमी वहाँ से चले गए। लूका ने एक बार फिर से अपना चाकू निकाल लिया था। अब फिलोमेना को इस बात का कोई शक नहीं रह गया था कि लूका उसे मार डालेगा, क्योंकि उसके चेहरे पर शैतानी वहशीपन छाया था। उसने फिलोमेना को भट्टी की तरफ धकेल दिया। इतना कहकर फिलोमेना खामोश हो गई और आंसू भरी आंखों से माइकल की आंखों में देखने लगी, जैसे बिना कुछ बोले आगे की कहानी बताना चाह रही हो। माइकल ने धीरे से पूछा, क्या आपने बच्चे को भट्टी में झोंक दिया था? फिलोमेना ने सिर्फ सिर हिलाकर हामी भरी, फिर रुककर पहले वाइन का एक लंबा घूंट लिया और क्रॉस बनाकर प्रार्थना की। फिर उसने आगे कहना शुरू किया। उसने बताया
कि फिर उसे उस रात नोटों का एक पैकेट देकर घर वापस पहुंचा दिया गया था। वो समझ गई थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया या अपना मुंह भी खोला तो लूका उसे जान से मार डालेगा। 2 दिन बाद ही लूका ने उस बच्चे की माँ का भी खून कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डरी हुई फिलोमिना ने फौरन ही गॉडफादर के पास जाकर उन्हें सारी घटना कह सुनाई। गॉडफादर ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो परेशान ना हो, लेकिन इस बारे में अपनी ज़बान बंद ही रखे, बाकी सब वो खुद देख लेंगे। उस समय लूका ब्रासी गॉडफादर के लिए काम नहीं करता था। इसी बीच लूका ने जेल में शीशे के एक टुकड़े से अपनी गर्दन काटकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसे जेल के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। इस बीच डॉन कॉर्लियोन ने ऐसा इंतज़ाम किया कि उस पर मुकदमा नहीं चल सका और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। हालांकि डॉन ने फिलोमिना को यकीन दिलाया था कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसका पति बहुत भला आदमी था। जल्दी ही अपनी किराने की दुकान को बेच बाच कर वे इटली वापस आ गए। इटली पहुंचकर उसके पति ने अमेरिका में मेहनत से कमाए अपने सारे पैसे उड़ा दिए और कुछ ही दिन बाद चल बसा। उसके मरने के बाद फिलोमिना को डॉन टॉमेसिनो के घर नौकरी करनी पड़ी। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसने माइकल से कहा, मैं आज तक तुम्हारे पिता के लिए हर रात प्रार्थना करती हूँ। फिलोमिना के जाने के बाद माइकल के पूछने पर डॉन टॉमेसिनो ने बताया कि इस कहानी का एक एक लफ्ज़ सच्चा है। अगले दिन माइकल इस बारे में फिर से डॉन से बात करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि वो किसी ज़रूरी काम से पलेर्मो चला गया है। पलेर्मो से वापसी पर डॉन माइकल को अकेले में ले गया और उसने बताया कि अमेरिका से कोरियर के द्वारा एक खबर आई है। इस खबर को माइकल को सुनाते हुए उसे बेहद दुख हो रहा था और खबर ये थी कि सनी कॉर्लियोन का खून हो गया था। भाग 24। सवेरे सवेरे की सुनहरी धूप माइकल के बेडरूम में भर गई थी। वो अपने बिस्तर पर बैठा आराम से सिगरेट पी रहा था। इस घर में ये उसका और उसकी पत्नी का आखिरी दिन था। डॉन टॉमेसिनो ने इटली के दक्षिणी समुद्र किनारे बसे एक शहर में उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया था। अपोलोनिया को पहला महीना चढ़ चुका था, इसीलिए उसने कहा था कि वो कुछ दिन अपने पिता के घर रहकर फिर माइकल के पास नए घर में आ जाएगी। पिछली रात डॉन टॉमेसिनो माइकल की हिफाजत को लेकर काफ़ी चिंता में था। उसे अपने काम से संबंधित परेशानियों की वजह से बार बार पलेर्मो भी जाना पड़ रहा था। वो जानता था कि शादी को लेकर माइकल लोगों की नज़रों में आ चुका था, इसीलिए उसने उसके रहने का इंतज़ाम दूसरी जगह पर किया था। उसने बताया कि अल्फा रोमियो गाड़ी में कैलो और फेब्रिजियो उसके साथ जाएंगे। टॉमेसिनो को सवेरे ही पलेर्मो जाना था, इसलिए उसने रात में ही माइकल से विदा ले ली थी। धूप अब काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। माइकल ने सिगरेट बुझाई और फिर खिड़की से सिर निकाल कर देखा। फेब्रिजियो गार्डन में एक कुर्सी पर बैठा बालों में कंघी कर रहा था। माइकल के सीटी बजाने पर उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। माइकल बोला, कार ले आओ, मैं 5 मिनट में तैयार हो रहा हूँ। कैलो कहाँ है? वो तो किचन में कॉफ़ी पी रहा है। क्या आपकी पत्नी भी साथ चल रही हैं? इस बात पर माइकल ने फेब्रिजियो को घूर कर देखा। उसने पिछले कुछ हफ्तों में गौर किया था कि फेब्रिजियो की नज़रें अपोलोनिया का कुछ ज़्यादा ही पीछा कर रही थीं, लेकिन उसने सोचा कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती थी कि वो डॉन के दोस्त की बीवी के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कर सके। सिसिली में मरने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता था। माइकल ने कहा, नहीं, वो पहले अपने पिता के घर जाएंगी, कुछ दिन बाद हमारे पास आएंगी। फेब्रिजियो तेज़ी से पत्थर की झोंपड़ी नुमा गैराज की तरफ बढ़ गया। माइकल नहाने के लिए नीचे बाथरूम में चला गया। अपोलोनिया वहाँ पर नहीं थी। नहाने के बाद माइकल किचन में पहुँचा तो अपोलोनिया वहाँ भी नहीं थी। बूढ़ी फिलोमिना ने उसे नाश्ता कराया और माइकल ने उससे कहा, मैं अपने पिता को आपके बारे में ज़रूर बताऊँगा। उसी समय कैलो आ गया और बोला, बाहर कार तैयार है, क्या मैं ऊपर से आपका बैग उठा लाऊं? नहीं, मैं खुद ले आऊँगा कैलो। अपोलोनिया कहाँ है? कैलो हंसते हुए बोला, वो तो कार में ड्राइविंग सीट संभाले बैठी हैं, शायद खुद ड्राइव करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि वो अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिकन बन जाना चाहती हैं। सिसिली के लोगों के लिए ये बहुत ही अनहोनी सी बात थी कि औरतें कार ड्राइव करें, लेकिन माइकल कभी कभी अपोलोनिया को कार चलाना सिखाया करता था। माइकल ने कैलो से कहा, तुम फेब्रिजियो के साथ कार में मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो ऊपर चला गया। बैग उठाने से पहले उसने एक बार खिड़की से बाहर झांका। कार किचन के पास होने की बजाय पोर्टिको में खड़ी थी और अपोलोनिया ड्राइविंग सीट पर बैठी बच्चों की तरह स्टीयरिंग व्हील को इधर उधर घुमा रही थी।
कैलो पिछली सीट पर कुछ सामान रख रहा था। माइकल को उस समय बड़ा गुस्सा आया जब उसने देखा कि फैब्रिजियो मकान के दरवाजे के बाहर चोरी चोरी झांक कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बाहर चला गया। माइकल ने मन ही मन तय कर लिया कि इस गडरिये को सीधा करना ही पड़ेगा। फिर वो बैग लेकर सीधा किचन में फिलोमिना के पास गया ताकि उससे विदा ले सके। उसने फिलोमिना से पूछा, डॉक्टर टाजा अभी तक सो रहे हैं क्या? नहीं, वो तो कल रात ही पलेर्मो चले गए थे, फिलोमिना ने कहा। माइकल किचन के दरवाजे से निकलकर पोर्टिको की तरफ बढ़ा, लेकिन अपोलोनिया ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा ताकि वो खुद कार चलाकर माइकल के पास ला सके। कैलो कार के पास ही खड़ा हंस रहा था और फैब्रिजियो का कोई अता पता नहीं था। और फिर अचानक पल भर में ही माइकल को सब समझ में आ गया। वो अपोलोनिया की तरफ हाथ हिलाते हुए तेजी से चिल्लाया, अपोलोनिया, नहीं, रुक जाओ वहीं। लेकिन उसकी आवाज़ उस विस्फोट में ही गुम होकर रह गई जो अपोलोनिया के कार को स्टार्ट करते ही हो गया था। किचन का दरवाज़ा टुकड़े टुकड़े हो गया था और माइकल करीब 10 फुट दूर जाकर गिरा था। बेहोश होने से पहले वो केवल इतना ही देख सका था कि कार के चिथड़े उड़ गए थे। अध्याय 2। होश आने पर माइकल ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कुछ लोगों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ीं। वो तुरंत बेहोशी का नाटक करने लगा, लेकिन तभी किसी ने कहा, उसे होश आ गया है। लैंप की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि डॉक्टर टाजा उसके पास खड़े थे। उन्होंने कहा, बस 1 मिनट तुम्हारा मुआयना करके मैं लैंप बुझा दूंगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे माइकल। फिर उन्होंने किसी और से कहा, तुम माइकल से बात करो। ये डॉन टॉमेसिनो थे। उन्होंने माइकल से कहा, माइकल, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ या फिर तुम आराम करना चाहते हो? माइकल ने हाथ के इशारे से कहा कि वो बात कर सकते हैं। डॉन ने पूछा, गैराज से कार फैब्रिजियो निकाल कर लाया था? माइकल के होठों पर एक सर्द खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। उसने हाथ के इशारे से ही हामी भर दी। डॉन ने कहा, फैब्रिजियो गायब हो गया है। और सुनो माइकल, तुम 1 हफ्ते से बेहोश थे। सब लोगों को शक है कि तुम मर चुके हो, इसलिए अब तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारे पिता को ये खबर भेज दी थी। उन्होंने मुझे कुछ हिदायतें दी हैं। जल्दी ही तुम अमेरिका वापस चले जाओगे। अब माइकल को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी और कैलो इस हमले में मर चुके होंगे, लेकिन वो बूढ़ी औरत। उसने धीरे से पूछा, फिलोमिना का क्या हुआ? उसकी नाक पर बस मामूली सी चोट आई है, तुम उसकी फिक्र मत करो। अब माइकल फुंकारा, आप अपने गडरियों से कह दीजिए कि जो मुझे फैब्रिजियो लाकर देगा, मैं उसे सिसिली का सबसे बढ़िया चरागाह दूंगा। और मेरे पिता को खबर भेज दीजिए कि वे मुझे जल्द से जल्द वापस बुला लें। और उनसे ये भी कह दीजिएगा कि अब मैं असल में उनका बेटा बनना चाहता हूँ। लेकिन माइकल को पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लग गया और उसके भी 2 महीने बाद उसके जाने के सारे कागजात तैयार हो पाए। फिर एक दिन वो पलेर्मो से रोम चला गया और वहाँ से उसने न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ले ली। लेकिन इस बीच में फैब्रिजियो का कहीं पता नहीं चल पाया था। भाग 25। पढ़ाई पूरी करने के बाद के एडम्स ने अपने छोटे से शहर के एक स्कूल में नौकरी कर ली। माइकल के गायब होने के बाद 6 महीने तक तो वो हर हफ्ते उसके घर फ़ोन करके उसके बारे में पूछती रही। मिसेस कॉर्लियोन हमेशा उससे बड़े प्यार और स्नेह से बात करती थीं, लेकिन बातचीत के आखिर में यही कहती थीं कि अब तुम माइकल को भूल जाओ और कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर ही डालो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। पिछले 2 साल से अब वो बस पढ़ने पढ़ाने में ही लगी हुई थी। इसी तरह उसका समय बीत रहा था। उसने किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं की थी, लेकिन अब उसने लॉन्ग बीच माइकल के घर फ़ोन करना बंद कर दिया था। कब तक फ़ोन करती रहती? सारी ज़िंदगी तो वो बस फ़ोन के सहारे नहीं काट सकती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था कि माइकल ने उस पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि उसे बस एक खत ही लिख देता। स्कूल में छुट्टियां होने पर एक दिन वो कुछ कपड़े खरीदने और अपने पुराने दोस्तों से मिलने न्यूयॉर्क चली गई। उस शाम वो अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि वो ट्रेन के लंबे सफ़र से थक गई थी। कमरे में पड़े पड़े उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो और माइकल होटल के कमरों में मिला करते थे। वो सब सोचते सोचते वो बहुत उदास हो गई। अचानक उसे ख्याल आया कि क्यों ना आज 2 साल बाद ही सही एक बार फिर माइकल के घर फ़ोन करके तो देखे। हो सकता है कि माइकल का कुछ अता पता चल जाए। उसने फ़ौरन ही लॉन्ग बीच फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से मिसेस कॉर्लियोन के फ़ोन उठाने पर उसने कहा, मिसेस कॉर्लियोन, मैं के एडम्स बोल रही हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
लेकिन तुम अब फ़ोन क्यों नहीं करती हो के? क्या तुमने शादी कर ली है? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। अच्छा, माइकल की कोई खबर है क्या? वो कैसा है? दूसरी तरफ कुछ पल शांति रही। फिर मिसेस कॉर्लियन की आवाज़ आई, माइकल तो कब का घर आ चुका है। वो तुमसे मिला नहीं? उसने तुम्हें फ़ोन तक नहीं किया क्या? के को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। किसी तरह उसने पूछा, उसे वापस आए कितना समय हो गया है? उसे आए तो करीब 6 महीने हो गए हैं। जी ठीक है, मैं समझ गई। वो समझ गई थी कि माइकल अब बदल गया है। उसे इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि अगर वो उसे अपने बिस्तर का साथी नहीं बनाना चाहता, उससे शादी नहीं करना चाहता, तो भी कम से कम एक दोस्त की हैसियत से ही सही उसे अपने आने की खबर तो कर देता। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, शुक्रिया मिसेस कॉर्लियन, मुझे बेहद खुशी है कि वो वापस आ गया है और खैरियत से भी है। अब मैं दोबारा फ़ोन करके कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मिसेस कॉर्लियन ने जल्दी से कहा, तुम माइकल से मिलना चाहती हो ना? तो ऐसा करो, अभी जल्दी से यहाँ चली आओ। टैक्सी वाले से कहना कि उसे यहाँ आने का डबल किराया मिलेगा। और हाँ, तुम उसे पैसे मत देना, गेट पर मेरा आदमी किराया दे देगा। के ने जवाब दिया, सॉरी मिसेस कॉर्लियन, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अगर माइकल को मुझसे मिलना होता या वो मुझे लेकर संजीदा होता तो इतने दिन में कम से कम एक बार मुझे फ़ोन तो करता, लेकिन शायद वो हमारे रिश्ते को दोबारा शुरू करना नहीं चाहता। मिसेस कॉर्लियन ने कहा, देखो कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, खूबसूरत हो, समझदार हो। तुम माइकल से नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझसे मिलने तो आ ही सकती हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन हाँ, टैक्सी का किराया तुम मत देना। और के का जवाब सुने बिना ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। के एडम्स चाहती तो फिर से फ़ोन करके उनसे कह सकती थी कि वो उनके घर नहीं आना चाहती, लेकिन उसके मन में माइकल से एक बार मिलने, उसे देखने की हसरत थी। वो तुरंत तैयार होने लगी। आज अपने मेकअप पर उसने खास ध्यान दिया था। अच्छी तरह से तैयार होकर जब वो लॉन्ग बीच पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ के 8 मकान एक छोटे से किले में बदल चुके हैं। दरबान ने टैक्सी को 2 गुना किराया दिया। मिसेस कॉर्लियन ने खुद उसके लिए दरवाज़ा खोला और गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया। फिर वो के को साथ लिए किचन में आ गईं। वहाँ पर पहले से ही खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें सजी हुई थीं। बैठो के, माइकल बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। तुम्हें यहाँ देखकर वो हैरान रह जाएगा। फिर वो के से इधर उधर की बातें करती रहीं। कुछ ही देर के बाद के ने किचन की खिड़की से देखा कि बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से पहले 2 आदमी उतरे और फिर माइकल। वो उन दोनों से कुछ बात करने लगा। के की नज़रें उसके चेहरे पर ही जमी हुई थीं। माइकल के चेहरे का बायां हिस्सा टेढ़ा हो गया था। हालांकि के की नज़रों में इससे माइकल की सुंदरता या माइकल के लिए उसके प्यार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। धुंधली आंखों से उसने देखा। पल भर के लिए माइकल ने अपनी नाक पर एक सफ़ेद रुमाल रखा और फिर घर में आने के लिए मुड़ गया। उसे किचन में घुसते देख के तेज़ी से उठी और दौड़ती हुई सीधी उसकी बाहों में समा गई। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही फूट फूट कर रोती रही और माइकल उसके कंधे थपथपाता रहा। फिर वो उसे सहारा देते हुए बाहर अपनी कार में ले गया। अपने बॉडीगार्ड को उसने साथ आने से रोक दिया और के को कार में बिठाकर न्यूयॉर्क शहर की तरफ चल दिया। वहाँ वो उसे मलबरी स्ट्रीट पर बने एक शानदार मकान में ले गया। फिर उसने दोनों के लिए ड्रिंक बनाई और फिर दोनों बहुत देर तक बैठे पुराने दिनों और पिछली बातों को याद करते रहे। जब दोनों के सारे शिकवे शिकायतें दूर हो गए तो के ने एक बार फिर से माइकल से कहा, लेकिन माइकल, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकते थे कि एक खत ही लिख देते। तुम्हारे लिए मैं भी ओमेरता की प्रैक्टिस कर लेती। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी के, खासकर जो कुछ हुआ उसके बाद भी। के ने जल्दी से कहा, लेकिन मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया कि उन दोनों आदमियों को तुमने मारा है। देखो के, मैंने ऐसा किया या नहीं किया, इससे हमारे संबंधों पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर तुम मुझे बस इतना बता दो माइकल कि तुमने उनका कत्ल किया था या नहीं, के ने पूछा। क्या तुमसे शादी करने के लिए इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? नहीं माइकल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने 2 खून किए हों या ज़्यादा किए हों या ना किए हों, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि वापस आने के बाद भी मुझे खबर नहीं की। माइकल ने कहा, सुनो के, सच बात यह है कि जब मैं वापस आया तो अपने परिवार, अपनी माँ, पिता और अपनी बहन को देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन आज
तुम्हें अपने पास देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। क्या तुम इसे मेरा प्यार कह सकती हो? हाँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है माइकल। तो ठीक है कि अब मुझे सोच समझ कर जवाब देना। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि क्या हुआ था। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही तुम विधवा हो जाओ, क्योंकि मेरे परिवार के, मेरे पिता के अनगिनत दुश्मन हैं और अब अपने पिता की जगह मुझे ही परिवार का कारोबार संभालना है। तुम मेरी पत्नी ज़रूर होंगी, लेकिन मैं तुम्हें रोज़ाना ये नहीं बता सकता कि आज ऑफिस में या मेरे कारोबार में क्या क्या हुआ। के कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाए तो? मान लो किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर तुम्हें जेल जाना पड़ जाए तो? नहीं के, ये नामुमकिन होगा। मैं मारा भले ही जाऊं, लेकिन मुझे जेल कभी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो माइकल? यही तो वो सारी बातें हैं कि जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि इस दुनिया में एक तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें इसलिए कोई खैर खबर नहीं भेजी क्योंकि जो कुछ हुआ था उसके बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे स्वीकार करना चाहोगी। वैसे मैं तुम पर भरोसा करके ही तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं इस कोशिश में हूँ कि 4-5 साल के अंदर कॉर्लियोन परिवार का सारा कारोबार जायज़ हो जाए। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक परिवार हो, बच्चे हों जो मुझसे उसी तरह से प्रभावित हों जैसे मैं अपने पिता से होता रहा हूँ। मैंने अपने पिता से ज़्यादा इज्जत पाने लायक आदमी आज तक नहीं देखा। वो एक अच्छे शौहर रहे हैं, अच्छे पिता और गरीब बेसहारा लोगों के अच्छे दोस्त भी रहे हैं। बेशक उनकी शख्सियत का एक और पहलू भी है, लेकिन वो भी उतना बुरा नहीं है जितना कि अखबारों में उछाला जाता रहा है। वो समाज के बनाए हुए कानूनों को नहीं मानते। वो खुद को किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री या किसी जज से कम नहीं आंकना चाहते। वो दूसरों के बनाए हुए ऐसे कायदे कानूनों को स्वीकार नहीं कर सकते जिनकी वजह से उन्हें किसी हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी बितानी पड़े। के ने कहा, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर हर आदमी ऐसे सोचने लगे तो ये समाज, ये देश कैसे चलेगा? माइकल मुस्कुराया और बोला, सच तो ये है कि मुझे भी इस समाज पर भरोसा नहीं है। मैं अपनी किस्मत को उन लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकता जिनकी इकलौती काबिलियत होती है उल्टे सीधे तरीकों से अपना वोट बैंक बना लेना। के एडम्स काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी सोचती रही और फिर आखिरकार उसने माइकल की पत्नी बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। भाग 26। लास वेगस में फ्रेडी के होटल में नीनो वैलेंती जुआ खेल रहा था। जॉनी फॉन्टेन भी उसके साथ ही था। नीनो वैलेंती अपनी आदत के मुताबिक बुरी तरह शराब पिए जा रहा था। तीसरा राउंड पूरा होने तक वो $3000 जीत चुका था। चौथा राउंड शुरू होने ही वाला था कि वो लड़खड़ा गया। लोगों ने उसे संभाल कर एक बिस्तर पर लेटा दिया। जॉनी फॉन्टेन के कहने पर डॉक्टर जूल्स सीगल को बुलाया गया। उसने नीनो की जांच की और बोला, इसे भयंकर डायबिटीज़ है। अगर इसका सही इलाज किया जाए और खाने पीने का ध्यान रखा जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन ये बस शराब पी पी कर खुद को बर्बाद करने पर तुला है। इसका लीवर बिल्कुल बेकार हो चुका है और असली बीमारी तो इसकी खोपड़ी में है। ये खुद ही अपने आप को मार डालने पर तुला हुआ है। उसी समय लूसी मैंसिनी भी वहाँ आ गई। जूल्स ने लूसी से कहा कि वो नीनो को समझाए कि वो शराब पीना बंद कर दे, लेकिन इससे पहले कि लूसी कुछ कहती, बेड पर से नीनो ने जॉनी को पुकारा, दोस्त, क्या एक पैग और मिलेगा? जूल्स ने तेज़ी से कहा, नहीं नीनो, अब तुम्हें और शराब नहीं मिलेगी, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नीनो बिना उसकी बात पर कोई ध्यान दिए बोला, जॉनी, तुम मेरे लिए एक पैग बना रहे हो या बिस्तर से उठकर मैं खुद ही बना लूँ? जॉनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए और पैग बनाने के लिए बार की तरफ बढ़ गया। जूल्स ने उसे भी टोका, मैं फिर कह रहा हूँ, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। जॉनी पता नहीं क्यों हमेशा जूल्स से चिढ़ता था। उसने फटाफट एक पैग बनाकर नीनो को दे दिया और जूल्स से बोला, एक पैग पीने से वो मरेगा तो नहीं ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नीनो ने विस्की का गिलास लेकर फटाफट अपने हलक से नीचे उतार लिया। जॉनी मुस्कुराकर जूल्स को ऐसे देखने लगा मानो उसे चिढ़ा रहा हो, लेकिन 2 पल बाद ही नीनो अचानक हाँफने लगा। उसके चेहरे का रंग नीला पड़ने लगा। वो जलबिन मछली की तरह छटपटाने लगा। जूल्स ने जल्दी से उसे संभाला और उसके कंधे में एक इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी ही देर में नीनो शांत होकर सो गया। वे तीनों कमरे से बाहर निकले और कॉफ़ी टेबल पर जाकर बैठ गए। जॉनी बोला, तुम्हें पता था कि विस्की पीने से उस पर ऐसा असर पड़ेगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा, जूल्स बोला।
तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं कमबख्त डॉक्टर? अरे मैंने तुम्हें मना तो किया था। नहीं, तुमने बस मना किया था, मुझे रोका नहीं था। तुम्हें मुझे जबरदस्ती रोकना चाहिए था। तुम बहुत ही घटिया डॉक्टर हो जिसे अपने मरीजों की जरा भी चिंता नहीं है। जूल्स बड़े ही आराम से मुस्कुराया और बोला, उस समय उसे शराब देने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था। तुम तो ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हें मेरे मना करने की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे हॉलीवुड के उन डॉक्टरों जैसा नहीं हूँ जिन्हें अपने मरीजों के जीने मरने की कोई फिक्र नहीं होती। क्या तुम्हारे उन डॉक्टरों को नहीं पता होगा कि नीनो की हालत कैसी हो गई है? मैंने तुम्हें इसलिए ज़बरदस्ती मना नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारी जिद का नतीजा क्या हो सकता है। तुम्हारा दोस्त मौत की कगार पर है। उसका बीपी, डायबिटीज़ और बुरी आदतें किसी भी समय उसके दिमाग की नसों को फाड़ सकती हैं। अब या तो तुम अपने दोस्त को सही रास्ते पर ले आओ या फिर उसे हमेशा के लिए अलविदा कहने की तैयारी कर लो। गौर से सुन लो जॉनी, नीनो अब किसी भी पल मर सकता है। अब बोलो, तुम उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हो कि नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा, जॉनी ने चिढ़े स्वर में कहा। उसे मन ही मन इस बात से काफ़ी सुकून मिला था कि उसने आखिरकार जूल्स को गुस्सा दिला ही दिया था, लेकिन वो खुद आज पहली बार जूल्स की बातों को गंभीरता से ले रहा था। लूसी ने माहौल के तनाव को कम करने के लिए बात बदलने की कोशिश की। अरे जॉनी, तुम यहाँ लास वेगस में क्या कर रहे हो? घूमने आए हो या शूटिंग के सिलसिले में? जॉनी बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माइकल कॉर्लियन मुझसे कुछ बात करना चाहता है। आज रात वो और टॉम हेगन यहाँ आ रहे हैं। वो शायद तुमसे भी मिलेगा। क्या तुम्हें कुछ पता है कि क्या चक्कर चल रहा है? लूसी ने कहा, हम सब लोग कल साथ ही डिनर करेंगे। फ्रेडी भी वहीं होगा। पिछले कुछ समय से होटल का कैसीनो घाटे में जा रहा है। हो सकता है यही देखने के लिए डॉन कॉर्लियन ने माइकल को भेजा हो। जॉनी बोला, मैंने सुना है माइकल ने अपने चेहरे को ठीक करवा लिया है सर्जरी से। लूसी ने बताया कि एडम्स के कहने पर ही करवाया होगा। वैसे ये काम उसे बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था। उसका चेहरा बिगड़ने की वजह से उसकी नाक भी बहती रहती थी। उस ऑपरेशन के टाइम जूल्स भी वहाँ गया था और इसीलिए कल रात के डिनर पर उसने जूल्स को भी बुलाया है। उसी समय बेडरूम से कुछ आवाज़ सी आई। उन्होंने झांक कर देखा, नीनो होश में आ चुका था। जूल्स ने एक बार फिर उसका चेकअप किया और बोला, आज रात तुम्हारे पास रुकने और तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं अभी एक नर्स भेज रहा हूँ। 2 दिन तक तुम बिस्तर से हिलोगे भी नहीं। नीनो मुस्कुराया, ठीक है डॉक्टर, लेकिन नर्स ज़्यादा सुंदर मत भेज देना। जूल्स ने नर्स को भेजने के लिए फ़ोन किया और फिर जूल्स और लूसी वहाँ से चले गए। जॉनी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा अपने दोस्त नीनो की तरफ देखता रहा। वो एक बार फिर से गहरी नींद में सो चुका था, या शायद धीरे धीरे वो मरने की तरफ जा रहा था। जॉनी को याद आया कि पहले कैसे छोटी छोटी बातों पर नीनो और उसके बीच बहस हो जाया करती थी और नीनो उसकी छोटी छोटी बातों से कैसे ईर्ष्या किया करता था। लेकिन अब शायद वो इन सब से दूर चला गया था। उसे किसी बात की चिंता नहीं रही थी। उसे ना तो किसी से इतनी ईर्ष्या रह गई थी और ना ही किसी भी बात से इतना प्यार कि उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश एक बार फिर से जाग पाती। भाग 27। माइकल का प्लेन देर शाम को एयरपोर्ट पर उतरा। उसके साथ बस 2 आदमी थे, टॉम हेगन और एक नया बॉडीगार्ड एल्बर्ट नेरी। होटल पहुंचने पर फ्रेडी ने उसे गले लगाकर गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। माइकल ने देखा कि फ्रेडी अब काफ़ी बदल चुका था और किसी हॉलीवुड के हीरो जैसा ही दिखने लगा था। फ्रेडी ने भी माइकल को गौर से देखते हुए कहा, चेहरे की सर्जरी कराने के बाद तुम काफ़ी अच्छे लगने लगे हो। तुम्हारी बीवी ने आखिर तुम्हें इसके लिए मजबूर कर ही दिया। वैसे के यहाँ कब आ रही है? माइकल मुस्कुराकर बोला, तुम भी काफ़ी हैंडसम हो गए हो। के भी मेरे साथ ही आती, लेकिन एक तो उसे बच्चे की देखभाल करनी है और फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट भी है। वैसे भी मैं यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया हूँ। कल शाम या परसों सुबह तक वापस चला जाऊँगा। ठीक है माइकल, तुम ऐसा करो, थोड़ा फ्रेश हो लो और उसके बाद खाना वगैरह खाओ। तब तक मैं सारा इंतज़ाम करता हूँ। जिन भी लोगों से तुम्हें मिलना है वो सब तुम्हें तैयार मिलेंगे। आधी रात के बाद सब लोग माइकल के स्वीट में डिनर टेबल पर इकट्ठा हो गए। डॉक्टर जूल्स ने माइकल के चेहरे को काफ़ी देर तक गौर से देखने के बाद कहा, ऑपरेशन काफ़ी बढ़िया रहा तुम्हारा। और नाक बहने का क्या हाल है? वो अब ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया डॉक्टर। डिनर के दौरान माइकल सभी की निगाहों का केंद्र बना रहा। वो सब देख रहे थे कि माइकल का हाव भाव और बातचीत करने का ढंग डॉन कॉर्लियन से काफ़ी मिलता जुलता था। हेगन हमेशा की तरह अलग थलग सा था।
नए बॉडीगार्ड एल्बर्ट नेरी को बाकी लोग नहीं जानते थे। वो काफ़ी खामोश मिजाज का था। उसने कहा था कि उसे भूख नहीं है और वो दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा था। खाने के बाद माइकल ने उन सबको संबोधित करके कहा, कॉर्लियन परिवार अब जैतून के तेल का कारोबार बेचकर यहाँ लास वेगस में बस जाना चाहता है। डॉन, हेगन और मैंने इस बारे में काफ़ी लंबी बातचीत की है और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि परिवार का भविष्य यहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज ही या साल भर में ही यहाँ आ जाएंगे। इसमें 2, 3, 4 साल तक लग सकते हैं। इस होटल में हमारे कुछ दोस्तों का बहुत बड़ा शेयर है, इसलिए ये होटल यहाँ पर हमारी नींव बनेगा। मो ग्रीन इस होटल का अपना शेयर हमें बेच देगा और फिर ये पूरी तरह से परिवार के दोस्तों का हो जाएगा। मैंने उसे अभी मुलाकात के लिए यहाँ बुलाया हुआ है। आप लोगों से बात करने के बाद मैं उससे बात करूँगा। फ्रेडी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन माइकल, क्या तुम्हें यकीन है कि मो ग्रीन अपना शेयर हमें बेच देगा? उसने कभी ऐसी बात नहीं की है। वो तो इस होटल को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि वो अपना शेयर बेचेगा। माइकल ने जवाब दिया, मैं उसके सामने इतनी शानदार पेशकश रखूंगा जिसे वो आसानी से ठुकरा नहीं सकेगा। उसका बात करने का अंदाज बिल्कुल अपने पिता जैसा था। फिर उसने जॉनी फॉन्टेन की तरफ मुड़ते हुए कहा, इस काम में डॉन को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जुआरियों को कैसीनो तक खींच कर लाने में फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमें उम्मीद है कि तुम साल में 5 बार एक हफ्ते के लिए यहाँ आने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे दूसरे दोस्तों से भी हमें यही उम्मीद है। तुमने उन लोगों पर काफ़ी एहसान किए हैं। अब तुम उनसे अपने इस काम के लिए कह सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल माइकल, तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने गॉडफादर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जॉनी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में इस योजना के प्रति शक की झलक सुनाई दे रही थी। माइकल ने उस बात को भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस सौदे में तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इस होटल में पॉइंट मिलेंगे और अगर तुम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को भी पॉइंट दिलवाना चाहोगे तो उसे भी दिए जाएंगे। शायद तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, इसलिए तुम ये समझ सकते हो कि मैं डॉन के ही कहे शब्दों को दोहरा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं माइकल, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन यहाँ लास वेगस में इस समय 10 होटल और बन रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें आने में बहुत देर ना हो जाए, जॉनी ने कहा। इस बार टॉम हेगन बोला, उनमें से 3 होटलों में कॉर्लियन परिवार के दोस्तों का पैसा लगा हुआ है। जॉनी समझ गया कि वो तीनों होटल कॉर्लियन परिवार के हैं। इसका मतलब कि उनके पास बांटने के लिए बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता हूँ, जॉनी ने कहा। फिर माइकल ने जूल्स सीगल से कहा, मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज है। मैंने सुना है कि तुम अपने काम पर वापस जाना चाहते हो। जूल्स ने कहा, हाँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सस्पेंड करवाया था वो बहुत ताकतवर हैं। उनकी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है, तो शायद इस मामले में तुम मेरे लिए कुछ ना कर पाओ। माइकल बोला, मेरे कुछ दोस्त, कुछ जाने माने लोग यहीं पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आखिर इस वीरान रेगिस्तान में इतना अच्छा और कौन डॉक्टर आने के लिए तैयार होगा? अगर तुम उस हॉस्पिटल में काम करने लगोगे तो उसके ऊपर ये तुम्हारा एहसान ही होगा। और मैंने ये भी सुना है कि तुम और लूसी शादी करने वाले हो, तो उस हॉस्पिटल के बनने तक तुम 4 होटलों के मेडिकल डायरेक्टर रहोगे जूल्स, और लूसी, तुम इन 4 होटलों में बन रही दुकानों की आर्थिक इंचार्ज रहोगी। 4 कैसीनों में काम करने वाली लड़कियों का भी इंतजाम और देखभाल तुम ही करोगी। फ्रेडी गुस्से में भरा सिगार पी रहा था। माइकल ने उसके चेहरे के भावों को देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, देखो फ्रेडी, मैं तो बस डॉन का संदेश भर लाया हूँ। वो तुमसे क्या चाहते हैं ये तो वो खुद ही तुम्हें बता पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वहाँ हमें तुम्हारे बारे में सारी खबरें मिलती रहती हैं कि तुमने कितनी अच्छी तरह से यहाँ के काम को संभाल रखा है। फ्रेडी गुस्से में बोला, अगर ऐसा ही है तो फिर डॉन मुझसे नाराज़ क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारा कैसीनो नुकसान में जा रहा है, लेकिन उसे मैं नहीं, मो ग्रीन संभालता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डॉन मुझसे चाहते क्या हैं। अरे इतने परेशान मत हो फ्रेडी। अच्छा ये बताओ, नीनो कहाँ है? मैं उससे भी मिलना चाहता था। वो तो आजकल काफ़ी बीमार है, पता नहीं क्यों खुद को मार डालने पर तुला हुआ है, जॉनी ने बताया। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। ये देखकर सबको बेहद हैरानी हुई कि खटखटाहट सुनाई देने के बाद भी दरवाजे के सबसे पास बैठे एल्बर्ट नेरी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो पहले की ही तरह बैठा अखबार पढ़ता रहा। हेगन ने उठकर दरवाज़ा खोला
और मो ग्रीन अंदर चला आया। उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे। वो काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट था। ब्रुकलिन में सबसे ज़्यादा हत्याएं करवाने के लिए उसने अपनी एक अलग ही साख बना रखी थी। फ्रेडी, जूल्स, लूसी तक भी उससे डरते थे। इस समय वो काफ़ी गुस्से में था। उसने माइकल से कहा, मैं तुमसे बात करने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। कल मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, इसलिए मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मिस्टर ग्रीन के लिए एक ड्रिंक बनाओ, माइकल ने कहा। अचानक डॉक्टर जूल्स की नज़र एल्बर्ट नेरी पर पड़ी। वो लगातार मो ग्रीन को गौर से घूरे जा रहा था। थोड़ी ही देर में मो ग्रीन के कहने पर जूल्स, जॉनी, लूसी और एल्बर्ट नेरी को जुआ खेलने के लिए होटल के कैसीनो में भेज दिया गया। अब वहाँ पर सिर्फ माइकल, टॉम हेगन, फ्रेडी और मो ग्रीन ही बचे थे। मो ग्रीन ने कहा, मैंने सुना है कि कॉर्लियोन परिवार मुझे खरीदना चाहता है। अरे, मैं तुम सबको खरीद लूँगा, तुम मुझे क्या खरीदोगे। माइकल ने कहा, तुम्हारा कैसीनो लगातार नुकसान में चल रहा है, तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद। हो सकता है कि हम ऐसा ना होने दें। मो ग्रीन हंसा और बोला, अबे सालो, मैंने फ्रेडी को अपने साथ काम में लगाकर तुम लोगों पर एहसान किया था और अब तुम मुझे धक्का देना चाहते हो। लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा और अब तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त भी हैं। माइकल ने बड़े ही आराम से कहा, तुमने फ्रेडी को अपने साथ काम पर इसलिए लगाया कि कॉर्लियोन परिवार ने तुम्हें तुम्हारे होटल और कैसीनो के लिए ढेर सारा पैसा दिया था। फ्रेडी के संरक्षक मोलिनारी परिवार ने भी तुम्हें काम दिया था। इस तरह से तुम्हारा और कॉर्लियोन परिवार का हिसाब चुकता हो चुका है। तो फिर अब तुम्हें नाराजगी किस बात की है? हम तुमसे तुम्हारे शेयर मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मो ग्रीन बोला, कॉर्लियोन परिवार अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। गॉडफादर बीमार हैं। न्यूयॉर्क के दूसरे माफिया परिवार तुम्हें चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। इसीलिए मेरा सुझाव है माइकल कि यहाँ आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठाने या काम करने की कोशिश कतई मत करना। ओह, क्या इसीलिए तुमने सबके सामने खुलेआम फ्रेडी को थप्पड़ मारा था? माइकल ने थोड़ा तल्खी से कहा। टॉम हेगन ने चौंक कर फ्रेडी को देखा। फ्रेडी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। वो बोला, अरे माइकल, वो कोई ऐसी खास बात नहीं थी। वो तो बस उस दिन मो को ज़रा सा गुस्सा आ गया था। वैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना मो? मो ग्रीन ने कहा, हाँ और क्या। कभी कभी यहाँ का कामकाज ठीक से रखने के लिए मुझे लात घूंसों से काम लेना पड़ता है। वो तो मुझे उस दिन फ्रेडी पर बस इसलिए ज़रा सा गुस्सा आ गया था कि वो यहाँ काम करने वाली लड़कियों को जब चाहता है अपने साथ ले जाता है। इन सब चक्करों में खुद तो अपना काम ठीक से करता नहीं है, लड़कियों को भी नहीं करने देता। इस बात पर हेगन ने चौंक कर माइकल को देखा। शायद इसी वजह से डॉन कॉर्लियोन फ्रेडी से नाराज थे। सब जानते थे कि लड़कियों के मामले में डॉन लंगोट के पक्के हैं। साथ ही इन हरकतों की वजह से मो ग्रीन के हाथों सरेआम उसके पिटने से डॉन को बेइज्जती भी महसूस हुई थी। माइकल अपनी कुर्सी से उठता हुआ बोला, मुझे कल सुबह न्यूयॉर्क वापस जाना है। अपनी कीमत के बारे में सोच लो। मो ग्रीन गुस्से में भड़क गया और गालियां देने लगा। फ्रेडी जल्दी से टॉम हेगन से बोला, टॉम, तुम हमारे सलाहकार हो, तुम डॉन से बात करो और उनको इस बारे में समझाओ। इतना सुनना था कि माइकल गुस्से से फट पड़ा। सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। डॉन करीब करीब आधे रिटायर हो चुके हैं। परिवार का कारोबार अब मेरे हाथ में है और मैंने टॉम को सलाहकार के पद से हटा दिया है। अब टॉम यहीं लास वेगस में मेरे वकील की हैसियत से रहेगा। इसलिए जिस किसी को जो भी बात करनी है सीधे मुझसे करे। और फ्रेडी, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देता हूँ, परिवार के हितों के खिलाफ किसी का साथ देने की गलती कभी मत करना। और मो ग्रीन, तुम्हारा कैसीनो नुकसान में चल रहा है। बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत उसका कारण तलाशने में लगाओ। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और मैंने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है, लेकिन अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो फिर आगे तुम जानो। उसकी इन बातों का मो ग्रीन और फ्रेडी दोनों पर ऐसा ज़बरदस्त असर हुआ कि वे फिर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सके। अगले दिन मो ग्रीन ने फ्रेडी के हाथ माइकल को संदेश भेजा कि वो होटल में अपने शेयर किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। सुनकर माइकल ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोला, ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। फिर वो नीनो के कमरे में जाकर उससे मिला और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जहाज़ में चढ़ने के बाद उसने एल्बर्ट नेरी से पूछा, क्या तुमने उसे ठीक कर दिया?
नेरी ने अपने माथे को थपथपाया और कहा, जी हाँ सर, मैंने मो ग्रीन का भेजा ठीक कर दिया। भाग 28। हवाई जहाज़ में माइकल कॉर्लियोन ने थोड़ी देर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ सकी। शायद ऐसी कोशिश करना ही बेकार था। वो इस बात को समझ रहा था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे भयंकर पल करीब आ पहुंचा है। अब हालात का सामना करना ही पड़ेगा। अब इसे और नहीं टाला जा सकता था। सब कुछ तैयार था। पिछले 2 सालों में बरती गई सावधानियां और तैयारियां अब पूरी हो चुकी थीं। जब पिछले हफ्ते डॉन ने अपने सलाहकार, कप्तानों और परिवार के दूसरे खास मेंबर्स के सामने अपने रिटायर होने का ऐलान किया था, तो माइकल उसी समय समझ गया था कि एक्शन लेने का वक्त अब नज़दीक है। उसे अमेरिका वापस आए 3 साल और के से शादी किए हुए 2 साल हो चुके थे। ये समय उसने अपने परिवार का कारोबार समझने में गुजारे थे। उसे ये जानकर हैरानी हुई थी कि कॉर्लियोन परिवार कितना धनी और ताकतवर है और उसके लंबे हाथ कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं। इससे पहले उसने कभी अपने परिवार की ताकत को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। माइकल ने के से उसी के घर पर बड़ी सादगी से शादी की थी। शादी में सिर्फ के एडम्स के परिवार के लोग और थोड़े से मित्र ही शामिल हुए थे। शादी के बाद वे लॉन्ग बीच के ही एक घर में रहने लगे थे। के माइकल के परिवार में अच्छी तरह घुल मिल गई थी। जब भी माइकल कहीं बाहर से वापस आता था तो वो उसे लेने एयरपोर्ट ज़रूर पहुंचती थी और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। खुश तो माइकल भी होता था, लेकिन आज वो खुश नहीं था, क्योंकि इस दौरे के ख़त्म होने का मतलब था कि पिछले 3 सालों से उसे जिस काम के लिए तैयार किया जा रहा था वो उसे अब शुरू कर देना होगा। डॉन अपने ऑफिस में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और अब उसे वे सब आदेश देने होंगे जो उसका और उसके परिवार के भाग्य का फैसला करेंगे। अगला अध्याय। के एडम्स कॉर्लियोन रोज़ाना सुबह जब अपने नन्हे से बेटे को दूध पिलाने के लिए उठती थी तो वो अपने किचन की खिड़की से मिसेस कॉर्लियोन को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चर्च जाते देखती थी। 1 घंटे बाद जब वो वापस लौटती तो कभी कभी अपने नए पोते को देखने रुक जाया करती थीं। वो अक्सर के से पूछा करती थीं कि वो प्रोटेस्टेंट ईसाई की जगह कैथोलिक ईसाई क्यों नहीं बन जाती। इसलिए आज के ने भी उनसे पूछ ही लिया कि क्या कैथोलिक ईसाइयों को रोज़ाना नियम से चर्च जाना ज़रूरी होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ कैथोलिक तो सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस को ही चर्च जाते हैं। तो फिर आप रोज़ाना क्यों जाती हैं? अपने पति की सलामती की दुआ मांगने, उनकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करने। अब कैसे हैं डॉन? के ने पूछा। गोली लगने के बाद से उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा है। उन्होंने अपना ज़्यादातर काम माइकल को ही सौंप दिया है। खुद तो वो सारा समय अपने बगीचे में ही लगे रहते हैं, लेकिन फिर क्या करें, मर्द होते भी ऐसे ही हैं। कभी कभी के से मिलने कोनी भी अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाती थी। कोनी को के बहुत पसंद थी। वो अक्सर के से पूछती थी कि माइकल उसके पति कार्लो के बारे में क्या सोचता है। हालांकि कार्लो पिछले 2 साल में काफ़ी बदल चुका था। उसने अब कोनी को पीटना, शराब पीना, वेश्याओं के साथ समय गुजारना बंद कर रखा था। मजदूर यूनियन में भी वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था। इसी वजह से परिवार में अब सभी उससे खुश थे। लेकिन फिर भी उसे और कोनी को यही लगता था कि शायद सनी की मौत का जिम्मेदार अभी भी उनको ही समझा जाता है। एक रात के एडम्स ने कोनी के बार बार पूछे जाने वाले सवाल के बारे में माइकल से बात की। उसने पूछा, क्या तुम सनी की मौत का जिम्मेदार कोनी और कार्लो को मानते हो? माइकल ने कहा, बिल्कुल नहीं। कोनी मेरी छोटी बहन है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो अक्सर उस पर तरस आता है, क्योंकि कार्लो भले ही सुधर गया हो, लेकिन वो किसी भी तरह से अच्छा शौहर बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर माइकल चुप हो गया। के ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि माइकल को उसकी इच्छा के बिना उससे कुछ भी पूछना या कोई काम करना सख्त नापसंद है। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि दुनिया में अगर कोई माइकल की इच्छा शक्ति को, उसके इरादों को बदल सकता है तो वो थी सिर्फ के खुद। अपनी माँ और बहन के बार बार कहने के बावजूद माइकल अपने चेहरे की सर्जरी करवाने को तैयार नहीं होता था, लेकिन के ने उससे सिर्फ एक बार इसके लिए कहा था और माइकल ने तुरंत उसका कहना मान लिया था। अगला अध्याय। माइकल के लास वेगस से वापस लौटने के बाद रात में मीटिंग के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। इनमें डॉन और माइकल के अलावा टॉम हेगन, कार्लो रित्जी और क्लेमेंजो और टेसियो मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग में जो माहौल डॉन के रिटायर होने से पहले हुआ करता था वो आज नहीं था।
माहौल में एक अजीब सा खिंचाव था। डॉन का पद पुश्तैनी नहीं था। किसी दूसरे माफिया परिवार में डॉन के बाद इस पद के हकदार क्लीमेंजो और टेस्यो जैसे शक्तिशाली कप्तान होते, या फिर उनको अपने आदमियों के साथ अलग माफिया परिवार बना लेने की इजाज़त दे दी जाती। साथ ही जब से डॉन कॉर्लियोन ने दूसरे परिवारों के साथ शांति कायम की थी, तब से परिवार की ताकत कम होती जा रही थी। इस समय न्यूयॉर्क में बार्जिनी परिवार सबसे ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसे टटेल्या का सहयोग भी मिला हुआ था। बार्जिनी और टटेल्या परिवार डॉन के रिटायर होने से बेहद खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि भले ही माइकल समझदार क्यों ना हो, लेकिन चालाकी और प्रभाव में डॉन के बराबर आने में उसे कम से कम 10 साल तो लगेंगे ही। इस तरह कॉर्लियोन परिवार ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर होता जा रहा था। इसमें कुछ हद तक परिवार की बदकिस्मती का भी हाथ था। फ्रेडी ऐसा लचर किस्म का बेटा निकला जिसमें मर्दानगी नाम मात्र को नहीं थी। लड़कियों के आगे भले ही वो अपनी मर्दानगी का सबूत देता रहा हो। सनी की मौत से परिवार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था। वो इतना खूंखार था कि उससे सारे परिवार डरते थे, लेकिन उसने माइकल के हाथों सलोजो और मैक क्लस्की का खून करवाकर एक भारी गलती कर दी थी, और सिर्फ इसी वजह से माइकल के 3 साल बर्बाद हो गए थे, जिनमें वो अपने पिता से कारोबार के गुर सीख सकता था। इसके अलावा दूसरे माफिया परिवार ये भी मानते थे कि एक सिसिलियन की जगह आयरिश आदमी को अपना सलाहकार बनाकर डॉन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। चालाकी में आयरिश लोग किसी भी सिसिलियन की बराबरी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनका झुकाव भी बार्जिनी और टटेल्या परिवारों की तरफ हो गया था। बाकी परिवार ये भी सोचते थे कि सनी के मुकाबले माइकल में क्रूरता की बहुत कमी थी। हालांकि वो सनी से ज़्यादा चालाक था, लेकिन चालाकी में भी डॉन से तो काफ़ी पीछे था। वो एक साधारण सा वारिस था जिससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं हुई। इसी के साथ दूसरे परिवारों का ये भी मानना था कि सनी की मौत का बदला ना लेकर डॉन ने अपने परिवार की कमज़ोरी ही दिखाई है। मीटिंग में बैठे सभी लोग इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे। कार्लो रित्ज़ी माइकल को पसंद करता था, लेकिन सनी की तरह वो उससे डरता नहीं था। क्लीमेंजो हालांकि सलोजो और मैक क्लस्की को इतनी बहादुरी से मारने के लिए उसकी तारीफ ही करता था, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि माइकल डॉन जैसे बड़े पद के लिए बहुत ही नरम मिजाज है। क्लीमेंजो को उम्मीद थी कि उसे अपना अलग माफिया परिवार बनाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल डॉन ऐसा नहीं चाहते थे, और डॉन के प्रति मन में काफ़ी इज्जत होने की वजह से क्लीमेंजो उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। टेस्यो को महसूस होता था कि माइकल के अंदर समंदर जैसी गहराई है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा है। वो अपने पिता की इस बात को मान रहा है कि अपनी खूबियों को अपने दोस्तों पर जाहिर मत होने दो और अपनी कमियों को दुश्मन के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करो। जहाँ तक डॉन और हेगन का सवाल था, उन्हें माइकल को लेकर कोई गलतफहमी नहीं थी। अगर डॉन को ये यकीन नहीं होता कि माइकल परिवार की खोई हुई इज्जत दोबारा वापस ले आएगा, तो वो इतनी जल्दी रिटायर नहीं होते। हेगन 2 साल से माइकल को ट्रेनिंग दे रहा था, और उसे हैरत होती थी कि माइकल ने कितनी तेज़ी से सब कुछ सीख लिया था। वो सचमुच डॉन कॉर्लियोन का बेटा होने के ही लायक था। क्लीमेंजो और टेस्यो इस बात से भी नाराज़ थे कि माइकल ने उनके काफ़ी आदमियों की छंटनी करके उनकी ताकत को काफ़ी कम कर दिया था। साथ ही उसने सनी के आदमियों को फिर से इकट्ठा करने और उनका मजबूत संगठन बनाने की कोई कोशिश नहीं की थी। उन दोनों को लगता था कि ये सब कुछ आत्महत्या करने जैसा है, खास तौर से इस समय जबकि बार्जिनी और टटेल्या का गठजोड़ कॉर्लियोन परिवार के कारोबारी अड्डों पर लगातार हमले बोल रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि डॉन द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में शायद इस गलती को सुधारने की कोशिश की जाए। माइकल ने सबसे पहले अपने लास वेगस के दौरे और मो ग्रीन के शेयर बेचने से इनकार के बारे में बताया, लेकिन हम उसके सामने ऐसी दिलकश पेशकश रखेंगे जिसे वो ठुकरा नहीं सकेगा, माइकल ने कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना कारोबार लास वेगस में फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे पास 4 होटल और कैसीनो होंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ समय लग सकता है। क्लीमेंजो और टेस्यो, तुम दोनों 1 साल तक मेरी हर बात को बिना सवाल किए मानते रहोगे, चाहे तुम्हें मेरी बात पसंद आए या ना आए। उसके बाद तुम्हें छूट होगी कि तुम चाहो तो कॉर्लियोन परिवार से अलग होकर अपने परिवार बना लो, लेकिन हाँ, हमारी दोस्ती फिर भी कायम रहेगी। लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सब्र से काम लो। टेस्यो बोल पड़ा, अगर मो ग्रीन तुम्हारे पिता से बात करना चाहता था तो तुमने उसे रोका क्यों? उसे बात क्यों नहीं करने दी? मेरा पक्का यकीन है कि डॉन उसे मनाने में ज़रूर कामयाब हो जाते। इस बात का जवाब खुद डॉन ने ही दिया। मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। अगर मैं बीच में दखल अंदाजी करूँगा
तो लोगों की नज़र में माइकल की इज्जत कम हो जाएगी। वैसे भी मो ग्रीन जैसे घटिया आदमी से बात करना मैं पसंद नहीं करता। टेसियो को याद आया कि मो ग्रीन ने फ्रेडी को सरेआम थप्पड़ मारा था। वो समझ गया कि डॉन बातचीत के जरिए उसे खुद मनाना क्यों नहीं चाहते। उसे ये भी समझ आ गया कि अब मो ग्रीन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो चुप हो गया। कार्लो रित्जी ने पूछा, क्या कॉर्लियोन परिवार न्यूयॉर्क का अपना सारा कारोबार बंद कर देगा? माइकल ने कहा, हाँ, हम जैतून तेल का अपना कारोबार अब बेच रहे हैं। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो कार्लो? तुम तो लास वेगस में ही पैदा हुए हो, वहीं पले बढ़े हो। मुझे तुमसे इस बारे में बहुत उम्मीदें हैं। तुम वहां पर मेरा दायां हाथ होगे। और हाँ, टॉम हेगन अब हमारा सलाहकार नहीं है। लास वेगस में वो बस हमारे वकील की हैसियत से रहेगा। मैं ऐसा ही इंतज़ाम चाहता हूँ। वैसे भी अगर मुझे किसी मामले में सलाह लेने की ज़रूरत होगी तो मेरे पिता से अच्छा सलाहकार मेरे लिए और कौन हो सकता है। इस बात पर सभी हंस पड़े, लेकिन मजाक मजाक में भी ये बात सबको साफ समझ में आ गई थी कि टॉम हेगन की ताकत भी कम कर दी गई है। कनखियों से सबने उसके चेहरे को देखना चाहा, लेकिन उसका चेहरा एकदम भावहीन था। क्लेमेंजो ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में हम परिवार से अलग हो जाएंगे? माइकल बोला, हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे। वैसे अगर आप लोग चाहें तो उसके बाद भी परिवार का हिस्सा बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सारा कारोबार यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसलिए शायद आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि आप अपना आज़ाद माफिया परिवार बना लें। टेसियो बोला, अगर ऐसी ही बात है तो हमें इस बात की भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम अपने ग्रुप में आदमियों की संख्या बढ़ा सकें। बारजीनी के कुत्ते बार बार मेरे जुआ घरों पर हमले करते रहते हैं। उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। नहीं टेसियो, मेरे ख्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे न्यूयॉर्क छोड़ने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, माइकल ने कहा। लेकिन टेसियो भी इतनी जल्दी संतुष्ट हो जाने वाला नहीं था। उसने सीधे डॉन से कहा, माफ़ कीजिएगा गॉडफादर, लेकिन इतने साल की दोस्ती के हक से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप और माइकल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब तक न्यूयॉर्क में आपके पास भरपूर ताकत नहीं होगी, तब तक आप लास वेगस में कैसे कामयाब हो सकेंगे? और फिर आपके जाने के बाद बारजीनी और टटेलिया परिवार की ताकत और बढ़ जाएगी। उनके आगे हम अकेले पड़ जाएंगे, तो हम अकेले सब कुछ कैसे संभालेंगे? मेरा ख्याल तो ये है कि इस समय कॉर्लियोन परिवार को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ताकत और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। इसके लिए हम अपनी सेनाएं बढ़ाएं ताकि हमारे जो जुए और सट्टे के अड्डे हमसे छीन लिए गए हैं, हम उनको वापस ले सकें। डॉन ने कहा, नहीं, याद रखो कि शांति की पेशकश मेरी ही थी और मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। लेकिन डॉन, ये तो सभी लोग जानते हैं कि तब से अब तक बारजीनी हमें भड़काने की कोशिश करता रहा है। वैसे भी माइकल नया डॉन है, वो आपके किए हुए समझौतों को मानने के लिए मजबूर नहीं है। इस बार माइकल ने कहा, देखो टेसियो, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है। अभी मैं उन्हें जाहिर नहीं कर सकता। एक बार हमें उनके बारे में किसी नतीजे पर पहुंच जाने दो, फिर तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे। इस बार टेसियो ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग खत्म होने पर दोनों कप्तान चले गए, हालांकि वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। फिर कार्लो रित्जी भी चला गया। अब माइकल, डॉन और हेगन आराम से बैठकर ड्रिंक करने लगे। सबसे पहले हेगन बोला, माइकल, तुम मुझे सारे कारोबार और परिवार से अलग क्यों कर रहे हो? माइकल ने हैरत से उसे देखते हुए कहा, तुम लास वेगस में मेरे नंबर 1 आदमी होंगे। हमारा सारा काम वहाँ कानूनी होगा और तुम कानून के ही आदमी हो। इससे ज़्यादा अहम बात और क्या हो सकती है? हेगन के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर रॉको लैम्पोन चुपचाप एक सेना बना रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता तक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एल्बर्ट नेरी से बात करने के लिए मुझे बीच में ना डालकर सीधे बात कर रहे हो। माइकल ने हैरानी से कहा, रॉको लैम्पोन की सेना के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हेगन बोला, घबराओ मत, ये बात लीक नहीं हुई है। मैं ऐसे पद पर हूँ जहाँ मुझे सब कुछ पता चल जाना बहुत ही साधारण सी बात है। वैसे लैम्पोन इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी था। तुमने अच्छा चुनाव किया है। मैंने नहीं, उसे डॉन ने चुना है, माइकल बोला। अच्छा चलो, इसे जाने दो माइकल। ये बताओ कि तुम मुझे अलग क्यों कर रहे हो? माइकल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लड़ाई के समय के लिए तुम एक अच्छे सलाहकार नहीं हो टॉम। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें मामला बिगड़ भी सकता है और एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। हेगन का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल पड़ गया। अगर ये बात डॉन कहते तो वो चुपचाप मान गया होता,
लेकिन माइकल ये कहने वाला कौन होता है? उसने कहा, मैं टेस्यो की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे भी लगता है कि तुम गलती पर हो। इससे परिवार की कमजोरी का पता चल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। बारजीनी किसी भेड़िए की तरह है। अगर वो तुम्हें फाड़ भी डालेगा तो दूसरे परिवार तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब आखिरकार डॉन को ही बोलना पड़ा। देखो टॉम, ये सिर्फ माइकल का ही फैसला नहीं है। इन सारे मामलों में मैंने ही उसे कुछ हिदायतें दी हैं। हमें जल्दी ही कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिनके लिए मैं नहीं चाहता कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जाए। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, मैंने कभी तुम्हें बुरा सलाहकार नहीं माना। हाँ, मैं सनी को बुरा डॉन ज़रूर मानता था, लेकिन माइकल और तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी कुछ ऐसी वजहें हैं जो हम अभी तुम्हें नहीं बताना चाहते, और इसी वजह से तुम्हें सब चीज़ों से अलग रखा जा रहा है। वैसे मैंने माइकल को पहले ही चेता दिया था कि लैम्पॉन की गुप्त सेना तुम्हारी नज़रों से नहीं बच सकेगी, और इसी बात से पता चलता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कितना भरोसा है। हेगन ने अपना ग्लास खाली किया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने माइकल से कहा, तुम करीब करीब अपने पिता की तरह ही समझदार हो माइकल, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर एक कमी बाकी है। तुम्हें अभी ये नहीं मालूम कि किसी से ना कैसे कहा जाता है। शायद तुम ठीक कहते हो हेगन, मैं इस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा, माइकल ने कहा। हेगन के जाने के बाद माइकल ने हंसते हुए डॉन से कहा, आपने मुझे बाकी सब कुछ तो सिखा दिया है, अब लोगों से ना कहने का सही तरीका भी सिखा दीजिए। डॉन बोले, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को तुम पसंद करते हो, जो लोग काम के हैं, उन्हें बार बार मना करना ही नहीं चाहिए, और जब कभी उन्हें मना भी करो तो इस तरह से कि उन्हें तुम्हारी ना भी हाँ जैसी लगे, या फिर बात को इस तरीके से उनके सामने रखो कि वो खुद मना करने के लिए मजबूर हो जाएं। इसमें समय भी लग सकता है, लेकिन मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, इसलिए इसका फैसला तुम खुद ही करो। माइकल हंसा। ठीक है, तो आप टॉम को इस सब से बाहर रखने पर सहमत हैं? हाँ, उसे इस मामले में नहीं डाला जा सकता माइकल। वैसे डॉन, अब मैं आपको ये बात और बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ उसका अपोलोनिया और सनी के खून के बदले से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि इस समय इन हालात में यही करना उचित है। टेस्यो और हेगन बारजीनी परिवार के बारे में जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। डॉन ने कहा, बदला एक ऐसी खीर है बेटे जिसका मज़ा ठंडा हो जाने के बाद ही आता है। मैंने शांति इसलिए कायम की थी क्योंकि उसके बिना तुम सिसली से जिंदा वापस नहीं आ सकते थे। हालांकि मुझे इस बात की हैरानी है कि बारजीनी ने फिर भी तुम्हें मारने की एक और आखिरी कोशिश कर ही ली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमले की योजना पहले ही बन गई हो। अच्छा, उस गडरिये का कुछ पता चला? हाँ, मैंने उसका पता लगा लिया है पापा। अब से साल भर पहले ही उसने बफलो में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया है, नकली नाम, नकली पासपोर्ट और नकली आईडी कार्ड के साथ। उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। ओह, अगर ऐसा ही है तो फिर और इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तुम कब से काम शुरू करना चाहते हो? माइकल ने कहा, मैं तो बस केक की डिलीवरी हो जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही ये भी चाहता हूँ कि टॉम लास वेगस में अपना ऑफिस संभाल ले, ताकि उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ना रहे। इस सारे झमेले को निपटाने में साल भर भी लग सकता है। तो फिर ठीक है, अब से ये सारा काम और सारी जिम्मेदारियाँ मैं तुम्हें सौंपता हूँ मेरे बेटे। उस साल के ने एक और बेटे को जन्म दिया, और उसी साल नीनो वेलेंती की भी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियों में छाई रही, क्योंकि उसके मरने से कुछ ही हफ्ते पहले उसकी फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म सुपरहिट रही। नीनो के अंतिम संस्कार में शरीक होने कॉर्लियोन परिवार की ओर से फ्रेडी के सिवाय कोई और कैलिफोर्निया नहीं गया था। जूल्स और लूसी भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि डॉन भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बस फूलों की एक बड़ी सी माला नीनो के लिए भेज दी थी। परिवार की तरफ से नुमाइंदगी करने एल्बर्ट नेरी को भेजा गया था। नीनो की अंत्येष्टि के सिर्फ 2 दिन बाद ही हॉलीवुड में मो ग्रीन को गोली से उड़ा दिया गया। इसके बाद एल्बर्ट नेरी 1 महीने तक न्यूयॉर्क में नजर नहीं आया। जब वो वापस आया तो उसने अपने शरीर का रंग करीब करीब पूरा काला कर लिया था। माइकल ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और बताया कि परिवार के एक सट्टा घर की सारी कमाई अब उसे मिला करेगी। एल्बर्ट नेरी काफ़ी खुश और संतुष्ट था कि अब वो ऐसे लोगों के बीच था जो उसके काम की कद्र करते हैं। भाग 29।
माइकल कॉर्लियोन ने हर मुमकिन खतरे के प्रति एहतियात बरत ली थी। उसकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं थी और उसके हिफाजत के इंतजाम एकदम पुख्ता थे। ये सब करने में उसने काफ़ी सब्र से काम लिया था। कोई भी कदम उठाने से पहले वो पूरा 1 साल सारी ज़रूरी तैयारी करने में खर्च करना चाहता था, लेकिन उसको ये 1 साल भी नहीं मिल पाया क्योंकि किस्मत ने इस मामले में उसका साथ नहीं दिया। माइकल की योजनाओं पर पानी फेरने वाला और कोई नहीं, खुद डॉन कॉर्लियोन थे। उस दिन इतवार था। सुबह सुबह परिवार की औरतें चर्च गई हुई थीं। डॉन कॉर्लियोन अपनी बागवानी के कपड़े पहने बगीचे में काम कर रहे थे। उन्हें ऐसा करना बहुत पसंद था। इससे उन्हें सिसिली में बीते अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती थीं। उस समय वो टमाटर की बेल में पानी डाल रहे थे। वो चाहते थे कि सूरज के चढ़ने से पहले ही वो पेड़ पौधों को पानी देने का काम पूरा कर लें, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुके उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज ठीक उनके सिर के ऊपर चढ़ आया हो और हवा में चारों तरफ रुई के सुनहरे गोले तैर रहे हों। उसी समय माइकल का बड़ा बेटा दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। उन्होंने हाथ उठाकर उसे अपने पास आने से रोकने का इशारा किया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाए और ज़मीन पर गिर गए। उनकी हालत देखकर माइकल का बेटा दौड़ता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और उसे दादा के अचानक गिर जाने के बारे में बताया। सब लोग घबराकर बगीचे की तरफ भागे और डॉन को तुरंत उठाकर घर में लाकर लिटाया गया। इसी बीच किसी ने डॉक्टर और एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी फ़ोन कर दिया था। डॉन को बहुत ही ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। किसी तरह मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उन्होंने अपने बेटे को एक बार देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, माइकल, जिंदगी कितनी हसीन है। और फिर 2 ही पल बाद डॉन कॉर्लियोन इस हसीन जिंदगी को छोड़कर चले गए। उनका अंतिम संस्कार शाही ढंग से किया गया। न्यूयॉर्क के 5 माफिया परिवारों के साथ ही क्लेमेंजो और टेस्यो के माफिया परिवार के भी डॉन और कप्तान इसमें शरीक होने आए थे। जॉनी फॉन्टेन भी आया और अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि डॉन उसके गॉडफादर थे और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा अच्छा दूसरा आदमी नहीं देखा। नाजोरिन, उसकी पत्नी, बेटी, दामाद और उनके बच्चे, मिसेस कोलंबो, लूसी मैंसिनी, डॉक्टर जूल्स, टॉम हेगन, उसकी पत्नी, बच्चे और सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, बॉस्टन और क्लीवलैंड के डॉन वगैरह के साथ ही अमेरिका के कोने कोने से लोग आए थे। लॉन्ग बीच पर डॉन के 8 घर फूल मालाओं से भर गए थे। अमेरिगो बोनासेरा ने डॉन के शरीर को इतने प्यार से आखिरी सफ़र के लिए सजाया संवारा था जैसे कि एक माँ ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाया हो। माइकल कॉर्लियोन ने करीब करीब सारा दिन डॉन के ऑफिस में फ्रेडी और टॉम हेगन के साथ बिताया। जिन लोगों को उससे मिलवाने के लिए अंदर लाया जा रहा था उनमें से कुछ डॉन माइकल और कुछ गॉडफादर कहकर उससे बात कर रहे थे, लेकिन माइकल को उनका इस तरह कहना शायद पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद क्लेमेंजो और टेस्यो भी अंदर आकर बैठ गए। फिर जब कारोबार की बात चली तो माइकल ने बताया कि लॉन्ग बीच के सारे घर काफ़ी अच्छे मुनाफे के साथ बेचे जा रहे थे। करीब 10 साल बाद आज लॉन्ग बीच पर इतने लोग जमा हुए थे। इससे पहले कोनी कॉर्लियोन की शादी के मौके पर इतने लोग यहाँ आए थे। माइकल खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। वो सोच रहा था कि कैसे 10 साल पहले वो अपने परिवार से अलग थलग बगीचे के एक कोने में के एडम्स के साथ बैठा था, लेकिन उस समय उसे क्या पता था कि किस्मत उसके साथ क्या क्या खेल खेलने वाली है। अगला अध्याय। डॉन के अंतिम संस्कार के बाद अगली सुबह परिवार के सभी खास लोग फिर से जमा हुए। क्लेमेंजो, टेस्यो, रॉको लैम्पोन, कार्लो रित्जी, टॉम हेगन और एल्बर्ट नेरी सभी वहाँ मौजूद थे। डॉन की अचानक हुई मौत परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। उनके बगैर ऐसा लगता था कि परिवार की ताकत आधी रह गई थी और अब वे बार्जिनी टटेलिया से समझौता करने लायक भी नहीं रह गए थे। इसलिए सभी को इस बात का इंतज़ार था कि माइकल क्या कहता है। सब लोगों पर एक नज़र डालकर उसने कहना शुरू किया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप सभी लोग मेरे पिता की इज्जत करते थे और अब उनकी मौत के बाद आप लोगों को अपने अपने परिवारों की फिक्र हो रही होगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि डॉन की मौत के बाद हमारी योजनाओं का क्या होगा। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि कारोबार जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह अब भी चलता रहेगा। क्लेमेंजो ने सिर हिलाते हुए कहा, बार्जिनी और टटेलिया अब किसी भी समय हमारे ऊपर ज़बरदस्त हमला कर सकते हैं। हमें या तो उनसे लड़ना होगा या फिर उनके साथ मिल बैठकर बात करनी होगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले उन्हें शांति तो तोड़ने दो, माइकल ने कहा। टेस्यो बोला, शांति तो वो तोड़ चुके हैं।
आज सुबह ही उन्होंने ब्रुकलिन में 2 सट्टे के अड्डे खोल लिए हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में मुझे वहाँ सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। ओह, तो तुमने इस मामले में कोई कदम उठाया है? माइकल ने पूछा। नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए और परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहता, टेसियो बोला। माइकल ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी तरह सावधान रहना। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग सावधान रहें और मुझे कुछ हफ्ते का वक्त दें ताकि मैं हवा का रुख समझ सकूं। उसके बाद मैं सभी के फ़ायदे के लिए कोई अच्छा सा सौदा करूँगा और तभी कुछ और फैसले करने के लिए हम एक आखिरी मीटिंग करेंगे। इतना कहकर माइकल चुप हो गया। सब समझ गए कि आज की मीटिंग यहीं बर्खास्त हो गई है। जाते समय उन सभी के चेहरों पर हैरत के भाव थे। सबको जाते देख माइकल ने कहा, टॉम, तुम ज़रा थोड़ी देर रुको। हेगन रुक गया। सबके जाने के बाद उसने माइकल से कहा, सारे राजनीतिक मोहरे अब तक तुम अपने हाथ में ले चुके हो या नहीं? माइकल ने कहा, सब तो नहीं ले पाया, अभी मुझे कम से कम 4 महीने का समय और चाहिए। मैं और डॉन आजकल इसी पहलू पर काम कर रहे थे, लेकिन हाँ, सारे जज ज़रूर हमारी मुट्ठी में हैं। ये काम हमने सबसे पहले निपटा लिया था। बहुत सारे नेता भी हमारे हाथों में हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। वैसे लोग जितना सोचते हैं, कॉर्लियोन परिवार की पकड़ उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हालांकि मैं इसे बिल्कुल अजेय बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब तक तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ ही चुका होगा। हेगन ने कहा, हाँ, ये सब समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अलग क्यों किया गया है, लेकिन अब ये भी मेरी समझ में आ गया है। माइकल बोला, डॉन तो पहले ही कहते थे कि तुम सब समझ जाओगे, लेकिन अब फिलहाल मुझे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, कुछ हफ्तों के लिए। इसलिए तुम लास वेगस में अपनी पत्नी को बता दो कि तुम अभी वापस नहीं आओगे। हेगन ने सवाल किया, वैसे तुम्हें क्या लगता है माइकल, वो तुम्हारे ऊपर किस तरह हमला करेंगे? डॉन ने मुझे इस बारे में कुछ हिदायतें दी थी टॉम। डॉन को लगता था कि वे मुझ पर किसी ऐसे करीबी आदमी के द्वारा हमला करवाएंगे जिस पर मेरा शक ना जाए, यानी मुझ जैसा कोई। हेगन ने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल ने भी मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम तो आयरिश हो, वे लोग तुम पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। वे नेरी पर भी बहुत यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो पुलिस में रह चुका है। वैसे भी तुम दोनों मेरे सबसे करीबी हो। रॉको लैम्पोन उस हिसाब से ज़्यादा करीब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वे क्लीमेंजो, टेसियो या कार्लो रित्ज़ी में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। हेगन ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे लोग कार्लो को ही चुनेंगे। देखते हैं टॉम, क्या होता है। अब बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है। अगला अध्याय। अगले दिन सुबह हेगन और माइकल किचन में नाश्ता कर रहे थे। तभी लाइब्रेरी वाले कमरे में माइकल के लिए फ़ोन आया। फ़ोन सुनकर वापस आने के बाद उसने हेगन से कहा, सारा इंतज़ाम हो गया है। 1 हफ्ते बाद मैं बार्जिनी से मिलने जा रहा हूँ। चूँकि अब डॉन नहीं रहे, इसलिए अमन और चैन के लिए नए सिरे से बात करनी है। ये कहते हुए माइकल हंसने लगा। हेगन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें फ़ोन पर यह बात किसने बताई है? वे दोनों ही जानते थे कि जिसने भी ये फ़ोन किया था वही कॉर्लियोन परिवार का गद्दार था। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, टेसियो। कार्लो के बाद मैं क्लीमेंजो पर शक कर सकता था, लेकिन टेसियो के बारे में तो मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। माइकल ने कहा, वो काफ़ी समझदार और चालाक है। हालात को देखते हुए उसे जो सबसे मुनासिब लगा वही उसने किया। उसे पता है कि बार्जिनी की तरफ से मेरा खात्मा करके वो आसानी से परिवार के कारोबार को हथिया सकता है। अगर मेरा साथ देगा तो मुफ्त में मारा जाएगा। उसे शायद यही लगता है कि मैं कभी जीत नहीं सकता। और उसका सोचना किस हद तक सच है? हेगन ने पूछा। माइकल ने गंभीर होते हुए कहा, पापा का मानना था कि राजनैतिक ताल्लुकात 10 सेनाओं के बराबर होते हैं। इस समय उनके सारे राजनीतिक मोहरे मेरे हाथ में आ चुके हैं और ये बात अभी तक मेरे अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन टेसियो पर इस वक्त मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है। और बार्जिनी के साथ मुलाकात के लिए तुम मान गए हो? हेगन ने पूछा। हाँ, लेकिन आज से 1 हफ्ते बाद ब्रुकलिन में टेसियो के इलाके में हम मिलेंगे, जहाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूँगा। हेगन ने थोड़ा फिक्र भरे स्वर में कहा, तब तक ज़रा सतर्क रहना। और माइकल ने पहली बार हेगन से सख्त आवाज़ में कहा, इस तरह की फालतू सलाह देने वाला सलाहकार मुझे नहीं चाहिए। अगला अध्याय। लेकिन उस 1 हफ्ते में माइकल ने हेगन को दिखा दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वो किस हद तक सावधानी बरत सकता है। इस बीच वो एक बार भी घर से बाहर नहीं निकला और नेरी के बिना घर में भी किसी से नहीं मिला। लेकिन एक अड़चन इसमें भी आ ही गई थी। कोनी और कार्लो के बड़े बेटे को
चर्च में माइकल का गॉडसन बनाया जाना था। इस बारे में जब के ने उससे बात की तो माइकल ने साफ इनकार कर दिया। के ने उससे इसरार किया और इस बात पर माइकल नाराज तो हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए चर्च जाने की बजाय इस काम को यहीं करवा लो। जिस दिन ये रस्म अदायगी हुई उस दिन गॉडफादर बनकर माइकल ने कोनी और कार्लो के बेटे को एक बहुत ही महंगी सोने की घड़ी भेंट की। कार्लो के घर में पार्टी हुई जिसमें काफ़ी सारे लोग आए। कोनी बहुत खुश थी और बार बार अपने भाई भाभी को प्यार कर रही थी। उधर कार्लो भी माइकल का हाथ दबाते हुए गॉडफादर की रट लगाए था। कोनी ने धीरे से के से कहा, मुझे लगता है अब कार्लो और माइकल के बीच सारा तनाव दूर हो जाएगा और वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। भाग 30। एल्बर्ट नेरी ब्रॉक्स स्थित अपने मकान में बैठा हुआ पुलिस की अपनी नीली वर्दी को ब्रश से साफ कर रहा था। आज इस काम में उसे एक अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। 2 साल पहले जब उसकी बीवी उसे अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी, तब से ऐसे मौके बहुत ही कम आए थे जबकि वो सच में खुश हुआ हो। उसने एक सीधे सादे परिवार की लड़की रीटा से उस समय शादी की थी जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी। माइकल की पुलिस में नई नई नौकरी लगी थी। नेरी उसे बहुत चाहता था। वो काफ़ी ताकतवर और मजबूत शरीर वाला था और उसकी ताकत की वजह से लोग उससे डरते थे। वो काफ़ी समझदार भी था। 5 ही साल की नौकरी में नेरी न्यूयॉर्क का बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला बन गया था। इसी के साथ वो बहुत ईमानदार भी था, लेकिन उसका काम करने का अपना एक अलग ही ढंग था। उसे सड़क छाप लफंगों से और गलत काम करने वालों से सख्त नफरत थी और इस तरह के लोगों से वो बहुत ही सख्ती से निपटता था। खास करके लड़कियों से छेड़खानी करने वाले या बदतमीजी करने वाले लोगों से तो वो बहुत ही बुरी तरह से पेश आता था और उनको बुरी तरह से धुन डालता था। इसी कारण से उसका बार बार तबादला भी होता रहता था। एक बार वो अपनी विधवा बहन से मिलने उसके घर गया। उसका 20 साल का एक भांजा था जो कि बाप का साया सिर पर ना होने की वजह से बुरी संगत में पड़कर काफ़ी बिगड़ गया था। वहाँ रहते हुए 1-2 दिन जब उसने अपने भांजे की हरकतों को देखा तो उसने उसकी भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि उसे देखकर उसकी पत्नी जो उसके साथ ही थी डर के मारे उसे छोड़कर अपने पिता के घर वापस चली गई। जब उसने उसके घर फ़ोन किया तो रीटा के पिता ने उसे बताया कि रीटा उसके गुस्से से बहुत बुरी तरह डर गई थी। नेरी को इस बात पर यकीन ही नहीं आया क्योंकि रीटा को मारना तो दूर, उसने उससे कभी गुस्से से या तेज़ आवाज़ तक में बात नहीं की थी। उसने फैसला किया कि कुछ दिन रुककर वो रीटा से बात करने के लिए उसके घर जाएगा, लेकिन इसकी अगली ही रात अपनी ड्यूटी के दौरान वो एक मुसीबत में फंस गया। उसे कार में वायरलेस पर किसी झगड़े के बारे में पता चला। जब वो वहाँ पहुँचा तो मौजूद भीड़ में से एक औरत ने उसे बताया, अंदर एक आदमी एक बच्ची को काट रहा है। नेरी झुग्गी के अंदर पहुँचा। फर्श पर एक 25 साल की औरत और करीब 11-12 साल की एक बच्ची के घायल जिस्म पड़े थे। उनके चेहरे और शरीर पर उस तरह के घावों के निशान थे। वहीं वो आदमी भी खड़ा था जो उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार था। उस आदमी का नाम था वैक्स बेन्स। वो एक बदनाम दलाल और गुंडा था। उसके हाथ में चाकू था और आंखें नशे की वजह से उबली पड़ रही थीं। कुछ ही हफ्ते पहले एक वेश्या पर खतरनाक ढंग से हमला करने के इल्ज़ाम में नेरी ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन अगले ही दिन वो जमानत पर रिहा हो गया था। नेरी को निग्रो लोग सख्त नापसंद थे। ये लोग खुद तो सारा दिन नशे में धुत पड़े रहते थे और उनकी औरतें शरीर बेच बेच कर पैसा कमाती थीं। बेन्स के इस तरह कानून तोड़ने और एक जवान औरत और मासूम बच्ची के कटे फटे बदन को देखकर नेरी का खून खौल उठा। उसने बेन्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बेन्स ने अपने हाथ में पकड़े चाकू से उल्टा उसी के ऊपर घातक वार कर दिया। नेरी ने उसके वार से बचते हुए अपने हाथ में पकड़ी फ्लैश लाइट बेन्स के सिर पर दे मारी। बेन्स एक ही हाथ में नीचे जा गिरा। नेरी के दूसरे वार में उसकी फ्लैश लाइट का शीशा टूट गया और उसमें से बल्ब निकलकर कमरे के दूसरे सिरे पर जा गिरा। इस बात के 2 ही घंटे बाद बेन्स की अस्पताल में मौत हो गई और उस वक्त तो एल्बर्ट नेरी के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा जब उस पर ताकत के गलत इस्तेमाल और कत्ल का मुकदमा चलाया गया। उसे 10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये सब देखकर उसे इस समाज से नफरत सी हो गई। उसके जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मुजरिम घोषित कर दिया गया था और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने एक जंगली वहशी जानवर जैसे दरिंदे को अपने बचाव में मार डाला था। समाज और कानून ने उन औरतों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा जिनको उस वहशी दरिंदे ने जिंदगी भर के लिए बदसूरत बना दिया था
और वे उसकी वजह से अब तक अस्पताल में पड़ी थीं। नेरी को जेल जाने का कोई डर नहीं था। जेल के सारे ऑफिसर उसके जानने वाले थे और उन्होंने उसे दिलासा भी दिया था कि वे उसकी सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ उसका ससुर इस बात को समझता था कि अगर नेरी 1 साल भी जेल में रहा तो या तो वो अपने किसी साथी कैदी को मार डालेगा या फिर खुद मारा जाएगा। वो ब्रॉक्स में एक मछली मार्केट का मालिक था और कॉर्लियोन परिवार को बढ़िया मछलियों की सप्लाई किया करता था। इसलिए उसने कॉर्लियोन परिवार से प्रार्थना की कि वो उसके दामाद की सहायता करे। नेरी पहले से ही कॉर्लियोन परिवार की नज़रों में था। एक ऐसा आदमी जो ताकतवर हो, समझदार हो, वर्दी या पिस्तौल के बिना भी लोग जिससे डर खाते हों, वो कॉर्लियोन परिवार की नज़रों से भला कैसे बच सकता था। पीटर क्लेमेंजो ने उसका केस टॉम के सामने पेश किया और उसका रिकॉर्ड देखने के बाद हेगन ने कहा, हो सकता है ये आदमी हमारे लिए दूसरा लूका ब्रासी साबित हो। और फिर बहुत जल्दी ही एल्बर्ट नेरी को रिहा कर दिया गया। उसने रीटा से शांतिपूर्वक ढंग से तलाक लेकर अपने ससुर के एहसान का बदला चुकाया और फिर अपने उपकारी से मिलने लॉन्ग बीच जा पहुंचा। माइकल ने अपने ऑफिस में गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उसने कहा, मैं अपने एक सिसिलियन भाई के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी कैसे होने दे सकता था। जिस बात के लिए तुम्हें शाबाशी और मेडल मिलने चाहिए थे, उसके लिए तुम्हें सज़ा सुना दी गई। वैसे तो मैं इस मामले में कभी हाथ नहीं डालता, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया और मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि वाकई तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है। थोड़ी देर वे इसी तरह से बातें करते रहे। नेरी आमतौर पर कम ही बोला करता था, लेकिन माइकल के साथ थोड़ी ही देर में वो काफ़ी घुल मिल गया। माइकल ने उससे कहा, तुम्हें जेल से निकालकर ऐसे ही छोड़ देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर चाहो तो लास वेगस में हमारे होटल के गार्ड बन सकते हो, या अगर कोई और काम करना चाहते हो तो वो बता दो। नेरी ने आभार प्रकट करते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे कानूनी तौर पर अभी न्यूयॉर्क छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो नेरी, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं ठीक कर दूंगा। नेरी को हैरानी हो रही थी कि उसके जैसे साधारण आदमी के लिए इतना कुछ क्यों किया जा रहा है। उसने कहा, मुझे अगर किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद नेरी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब माइकल ने उसे अपने और अपने परिवार के साथ लंच के लिए आमंत्रित किया। वो दोपहर नेरी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार दोपहर थी। बातचीत अच्छी थी, खाना अच्छा था और शराब भी बेहतरीन थी। नेरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने लोगों के बीच आ गया हो। उसे लगा कि अगर उसे हमेशा के लिए यहीं रहने की जगह मिल जाए तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। खाने के बाद माइकल और हेगन खुद उसे बाहर कार तक छोड़ने आए। बातों बातों में डॉन ने उसे बताया कि किस तरह माइकल ने उनको तब तक चैन से नहीं बैठने दिया जब तक कि उन्होंने नेरी के मामले में निजी तौर पर दिलचस्पी नहीं ली। और सच पूछो नेरी, तो मुझे खुशी है कि हमने तुम्हारे मामले को अपने हाथ में लिया। अगर हम आगे भी कभी तुम्हारे काम आ सकें तो हमें खुशी होगी। चलते चलते डॉन ने उससे कहा। नेरी समझ गया कि ये सब कुछ उसे परिवार के काम में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि जिस काम के लिए समाज और कानून ने उसे इनाम देने की बजाय सज़ा दी थी, उसके लिए कॉर्लियोन परिवार उसके साथ था। 3 दिन के अंदर ही वो वापस माइकल के पास पहुंचा और उसके सामने पेशकश रखी कि वो यहीं लॉन्ग बीच पर रुककर परिवार के लिए काम करना चाहेगा। माइकल ने उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने नेरी से कहा कि काम शुरू करने से पहले वो कॉर्लियोन परिवार के खर्चे पर और 1 महीने की तनख्वाह बतौर एडवांस लेकर घूमने के लिए मियामी चला जाए और वहाँ परिवार के ही होटल में आराम से रुके। मियामी पहुंचकर नेरी को ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि ज़िंदगी इतनी ठाठ भरी भी हो सकती है। परिवार के होटल में माइकल के खास दोस्त की हैसियत से वो रुका। वहाँ उसे पूरी इज्जत तो मिली ही, हर तरह के ऐशो आराम भी उसके लिए मौजूद थे। जब वो लौटकर वापस न्यूयॉर्क आया तो ज़िंदगी को देखने समझने का उसका पूरा नज़रिया ही बदल चुका था। शुरू में उसे क्लेमेंजो की सेना में रखा गया। 1 साल के अंदर ही परिवार के साथ काम करने के सारे गुण क्लेमेंजो ने उसमें डालकर उसे पूरी तरह ट्रेंड कर दिया। वो हर समय उसकी तारीफ के पुल बांधता रहता था। उसका कहना था कि नेरी बहुत ही अद्भुत इंसान था। एक तरह से वो दूसरा लूका ब्रासी ही था। उसे सीधे माइकल के साथ रखा गया। एक दिन तो हेगन ने भी माइकल से कहा, अच्छा है, डॉन की तरह तुम्हें भी एक लूका मिल ही गया। माइकल ने हामी में सिर हिला दिया।
एल्बर्ट नेरी मरते दम तक उसका साथ देने वाला था, ये बात माइकल अच्छी तरह जानता था और उसे अपने बस में करने का गुर उसने डॉन से ही सीखा था। डॉन ने उसको बताया था कि लूका जैसे जंगली सांड को उन्होंने किस तरह से अपना गुलाम बना रखा था। और अब वही एल्बर्ट नेरी अपने ब्रॉक्स स्थित मकान में बैठा एक बार फिर से अपनी पुलिस की वर्दी पहनने की तैयारी में था। उसने अपनी वर्दी को अच्छी तरह ब्रश से झाड़ा। इसके बाद अब उसे होल्स्टर को पॉलिश करना था और हैट को भी। हेलमेट की सफाई भी करनी बाकी थी। ये सारा काम वो बड़े चाव और लगन से कर रहा था। इस दुनिया में उसे अपना सही मुकाम मिल चुका था। माइकल ने उस पर पूरा भरोसा किया था और वो इस भरोसे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहता था। भाग 31। उस दिन लॉन्ग बीच पर डॉन के मकान के सामने 2 लिमोजीन कारें आकर रुकीं। उनमें से एक कार कोनी, उसकी माँ, उसके पति और बच्चों को एयरपोर्ट ले जाने के लिए थी। हमेशा के लिए लास वेगस में रहने की तैयारी में कार्लो रित्जी के परिवार को कुछ दिन वहां रहने और घूमने के लिए भेजा जा रहा था। कोनी ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन माइकल ने उसकी एक नहीं सुनी। माइकल ने उसे और बाकी किसी को भी ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं समझी थी कि वो कॉर्लियोन बार्जिनी परिवार की बातचीत होने तक सबको यहाँ से दूर रखना चाहता था। ये मीटिंग पूरी तरह से गुप्त रखी गई थी और दोनों कप्तानों के अलावा इसके बारे में कोई और नहीं जानता था। दूसरी कार के एडम्स और उसके बच्चों के लिए थी, जिन्हें कुछ दिन के लिए उसके पिता के घर न्यू हैम्पशायर भेजा जा रहा था। उनके जाने से एक दिन पहले माइकल ने कार्लो रित्जी को यह संदेश भेजा था कि माइकल को अभी उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंच जाएगा। कोनी को इस बात पर गुस्सा भी आया था, लेकिन माइकल उसे मिल नहीं पाया कि वो उससे इस बारे में कुछ बात कर सके। उसने कार्लो से भी पूछा कि माइकल ने उसे क्यों रोक कर रखा होगा, लेकिन कार्लो को कुछ पता नहीं था, तो वो कुछ बता नहीं पाया। दोनों कारों के वहाँ से चले जाने के बाद माइकल ने कार्लो से कहा, आई एम सॉरी कार्लो, मुझे तुम्हें यहाँ रोकना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तुम ऐसा करो, घर पहुंचकर अपने फ़ोन के पास ही रहना। जैसे ही मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ठीक है, कार्लो ने कहा और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने एक लड़की को फ़ोन किया जिससे वो आजकल चोरी छिपे मिल रहा था। फिर वो शराब की बोतल खोलकर बैठ गया और माइकल के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। उसने देखा था कि दोपहर से ही माइकल के घर पर कारों का तांता सा लगा हुआ था। एक कार से क्लेमेंजो उतरा था और फिर एक और कार से उसने टैसियो को भी उतरते देखा। उन दोनों को ही माइकल के घर में ले जाया गया। थोड़ी ही देर में क्लेमेंजो तो वापस चला गया, लेकिन टैसियो दोबारा दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कार्लो उठकर बाहर आ गया। वो सारे ही गार्ड्स को अच्छी तरह जानता पहचानता था, इसलिए उसने सोचा कि उनसे थोड़ी गपशप कर ली जाए। लेकिन ये देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि आज सारे गार्ड नए थे, और तो और खुद रॉको लैम्पोन गार्ड की ड्यूटी पर लगा हुआ था। इसका मतलब कि आज ज़रूर कुछ खास ही बात थी। कार्लो को देखकर रॉको लैम्पोन मुस्कुराया और बोला, अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टी पर चले गए होंगे। कार्लो ने कहा, हाँ जाना तो था, लेकिन माइकल ने मुझसे 2 दिन रुकने के लिए कहा है। शायद उसे मुझसे कुछ काम है। रॉको ने कहा, हाँ माइकल ने मुझे भी रोक लिया और फिर यहाँ गार्ड की ड्यूटी दे दी। पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है, लेकिन खैर माइकल जो भी कर रहा है सोच समझ कर ही कर रहा होगा। कार्लो ने उसकी बात सुनी और फिर चुपचाप अपने घर वापस चला गया। अगला अध्याय। माइकल डॉन के ऑफिस में खिड़की पर खड़ा कार्लो को इधर उधर टहलते देख रहा था। हेगन उसके लिए एक ड्रिंक बनाकर ले आया। माइकल धीरे धीरे ग्लास से चुस्कियां लेता रहा। फिर हेगन बोला, टाइम हो गया है माइकल, अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। माइकल ने ठंडी सांस ली और बोला, काश इतनी जल्दबाजी ना करनी पड़ती, डॉन कुछ दिन और जिंदा रह जाते। हेगन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बंदोबस्त बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं क्या रहता है। क्या क्लेमेंजो और टैसियो आ गए हैं? माइकल ने पूछा। हाँ आ गए हैं। तो ठीक है, ऐसा करो, क्लेमेंजो को अभी मेरे पास भेज दो, मैं खुद उससे बात करूँगा। टैसियो से मैं अभी नहीं मिलना चाहता। आधे घंटे बाद मैं उसके साथ बार्जिनी से मिलने जाऊँगा, फिर क्लेमेंजो के आदमी उसे संभाल लेंगे। हाँ, अब टैसियो को छोड़ा नहीं जा सकता, हेगन ने कहा। अगला अध्याय। बफलो शहर में एक ढाबा काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा था। लंच टाइम के बाद इस समय वहाँ भीड़ कुछ कम हो चुकी थी। ढाबे का मालिक रोटी के बचे खुचे टुकड़े समेटकर काउंटर के पीछे चला गया और तंदूर में झांक कर देखने लगा।
जब वो पलटा तो काउंटर के पीछे एक तगड़ा सा नौजवान खड़ा था। उसने कहा, एक पिज़्ज़ा चाहिए। ढाबे के मालिक ने एक ठंडा पिज़्ज़ा निकाला और ओवन में गर्म होने रख दिया। नौजवान काउंटर के बाहर खड़ा रहने के बजाय उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। ढाबे के मालिक ने ओवन में से गर्म पिज़्ज़ा निकाला और एक पेपर प्लेट पर रखकर उसे दे दिया। नौजवान पैसे देने के बजाय उसे घूर कर देखने लगा। फिर वो बोला, मैंने सुना है तुम्हारे शरीर पर टैटू गुदा हुआ है। तुम्हारी शर्ट के नीचे से थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है। क्या ज़रा शर्ट उतार कर मुझे दिखाओगे? ढाबे वाला डर के मारे अपनी जगह पर जम सा गया। नौजवान ने इस बार सख्ती से कहा, अपनी शर्ट के बटन खोलो। ढाबे वाला धीरे से बोला, वो आदमी जिसके शरीर पर टैटू गुदा है वो तो रात को यहाँ काम करता है। नौजवान हंसा, अबे चल शर्ट उतार। ढाबे वाला पीछे हटने लगा। नौजवान ने अपनी जैकेट के नीचे से पिस्तौल निकालकर गोली चलाई, जो सीधी ढाबे वाले के सीने में धंस गई। दूसरी गोली लगते ही वो फर्श पर गिर पड़ा। नौजवान ने उसके पास जाकर उसकी शर्ट फाड़ दी। उसका शरीर खून से रंग गया था, लेकिन फिर भी उसके सीने पर 2 प्रेमियों और प्रेमिका के पति के हाथ में एक चाकू की गुदाई साफ साफ नजर आ रही थी। ये गडरिया फैब्रिजियो था। पिस्तौल वाले नौजवान ने कहा, फैब्रिजियो, माइकल कॉर्लियोन का सलाम कबूल करो। इतना कहने के साथ उसने अपना हाथ फैब्रिजियो की खोपड़ी के पास ले जाकर एक बार फिर से ट्रिगर दबा दिया और फिर तेजी से ढाबे से बाहर निकल गया। बाहर एक कार उसके इंतजार में खड़ी थी, जिसका दरवाज़ा खुला था। वो उछलकर कार में बैठा और कार तेजी से आगे बढ़ गई। अगला अध्याय। रोको लैम्पोन ने लोहे के दरवाजे पर टंगे फ़ोन की घंटी बजने पर रिसीवर को उठाया। तुम्हारा माल तैयार है, किसी ने कहा और फ़ोन काट दिया। रोको तुरंत अपनी कार में बैठकर चल दिया। उसने जोन्स बीच क्रॉसवे पार किया, जहां सनी की हत्या हुई थी, और वैन टैग के रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने अपनी कार वहीं पार्क कर दी। एक दूसरी कार वहां उसका इंतजार कर रही थी, जिसमें 2 आदमी पहले से बैठे थे। वे उसे सनराइज हाईवे पर बने एक होटल के कंपाउंड तक ले गए। उन दोनों को वहीं कार में बैठा छोड़कर रोको लैम्पोन लकड़ी के बने एक छोटे से कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी एक ही लात से दरवाज़ा अपने कब्जों से निकलकर गिर गया और रोको लैम्पोन बिजली की सी फुर्ती से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर 70 साल का फिलिप टटेल्या एक लड़की के साथ बिस्तर पर था। रोको ने एक साथ उसके शरीर में 4 गोलियां दाग दी। फिर वो पलटा और दौड़ता हुआ कार की तरफ चला गया। उसके आदमियों ने उसे वैन टैग स्टेशन पर छोड़ दिया। वहां से उसने अपनी कार ली और वापस लॉन्ग बीच आ गया। वापस आने के बाद थोड़ी देर के लिए वो माइकल कॉर्लियोन के पास गया और फिर आकर गेट पर अपनी जगह खड़ा हो गया। अगला अध्याय। अब तक एल्बर्ट नेरी अपने घर में अपनी वर्दी की पूरी सफाई कर चुका था। सफाई करने के बाद उसने वर्दी पहनी और क्लीमेंजो के दिए हुए .38 बोर के रिवॉल्वर की सफाई करने लगा। थोड़ी ही देर में वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वर्दी की टोपी उसने एक कागज़ में लपेटी और वर्दी को छुपाने के लिए एक ओवरकोट पहन लिया। सस्पेंड होने के बाद भी किसी तरह से ये वर्दी उसके पास ही रह गई थी। बाहर एक कार में रोको लैम्पोन के 2 आदमी बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपना ओवरकोट उतारकर कार में सीट के नीचे डाल दिया और अपनी टोपी निकालकर सिर पर पहन ली। 5th एवेन्यू पर पहुंचकर कार रुकी और नेरी उसमें से उतर गया। फिर वो एक तरफ चलने लगा। बरसों बाद एक बार फिर पुलिस की वर्दी पहनकर सड़क पर चलने में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी ही दूरी पर उसे वो लिमोजिन कार दिखाई दी जिसकी उसे तलाश थी। वो नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। उसके अलावा कोई और कार वहाँ नहीं थी। इसका मतलब कि वो कुछ जल्दी ही वहाँ पहुँच गया था। नेरी तुरंत रुककर अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। वो कार के बिल्कुल नज़दीक ही खड़ा था। हाथ में पकड़े अपने बेंत से उसने कार को खटखटाया। अंदर बैठे ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा तो नेरी ने नो पार्किंग के बोर्ड की तरफ अपना बेंत उठा दिया, लेकिन ड्राइवर बड़ी लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगा। नेरी ड्राइवर के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम अपनी कार यहाँ से हटा रहे हो या मैं चालान कर दूँ? ड्राइवर उतनी ही लापरवाही से बोला, पहले अपने थाने में जाकर पता कर लो कि कार किसकी है, फिर आना। नेरी गुस्से से चिल्लाया, बाहर निकल कमीने, वरना मैं खुद तुझे बाहर निकालकर तेरी खाल खींच लूंगा। ड्राइवर ने $10 का एक नोट उसकी जेब में ठूंसने की कोशिश की। नेरी पीछे हट गया और ड्राइवर को उंगली के इशारे से बाहर बुलाने लगा। तभी सामने की बिल्डिंग से 3 आदमी निकले। उनमें से एक बार्जिनी था और बाकी दोनों उसके बॉडीगार्ड थे। नेरी को देखकर उनमें से एक बॉडीगार्ड तेजी से आगे आया और ड्राइवर से पूछने लगा, क्या हुआ, क्या बात है?
ड्राइवर ने नेरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पुलिस वाला यहाँ से गाड़ी हटाने को कह रहा है, शायद नया नया आया है इस इलाके में। तब तक बार्जिनी भी वहां आ पहुंचा था। वो गुर्राया, क्या बात है? नेरी ने ड्राइवर के कागजात उसे वापस किए, अपनी डायरी में कुछ लिखा और डायरी को जेब में रख लिया। फिर एक झटके से जेब से हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में वही .38 का रिवॉल्वर था। बड़ी फुर्ती से उसने 3 गोलियां बार्जिनी के सीने में उतार दीं और इससे पहले कि बाकी 3 आदमी कुछ कर पाते, वो भीड़ में घुसकर छुपता हुआ गली के कोने तक जा पहुंचा। वहां एक कार पहले से ही तैयार खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके बैठते ही कार तेजी से एक तरफ भागने लगी। रास्ते में ही उसने पुलिस की वर्दी उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए और कुछ ही देर में उसे एक दूसरी कार में ट्रांसफ़र कर दिया गया। घंटे भर बाद ही वो लॉन्ग बीच के घर में बैठा माइकल कॉर्लियोन से बातें कर रहा था। अगला अध्याय। टेसियो किचन में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। वो माइकल का इंतज़ार कर रहा था। टॉम हेगन वहाँ आया और बोला, माइकल तैयार है, तुम बार्जिनी को फ़ोन करके चल देने के लिए कह दो। टेसियो उठा और उसने दीवार में लगे फ़ोन से बार्जिनी के ऑफिस का नंबर मिलाया। हम ब्रुकलिन के लिए चल रहे हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने हेगन से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आज माइकल कोई अच्छी डील ज़रूर कर लेगा। हाँ, मुझे भी यही यकीन है, हेगन बोला। फिर वे दोनों माइकल के घर की तरफ चल दिए। दरवाजे पर ही एक बॉडीगार्ड ने उन्हें रोका और कहा, बॉस कह रहे हैं कि वो अलग कार में आएंगे, आप दोनों एक कार में आगे आगे चलें। टेसियो गुर्राया और हेगन से बोला, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे तो मेरे सारे इंतज़ाम धरे के धरे रह जाएंगे। उसी समय 3 और सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उन्हें घेर लिया। हेगन ने टेसियो से कहा, सॉरी टेसियो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। एक ही पल में कैप्टन टेसियो सब कुछ समझ गया। उसने तुरंत हेगन से कहा, माइकल से कहना कि ये सब बिजनेस की बात थी, वैसे मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। माइकल को ये बात मालूम है टेसियो। टेसियो ने कहा, टॉम तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, मुझे बचा लो टॉम। ये काम तो अब मेरे लिए भी नामुमकिन है, हेगन ने कहा। और फिर उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने टेसियो को एक कार में बिठा दिया था। हेगन को थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि टेसियो कॉर्लियोन परिवार का सबसे अच्छा सिपाही था। डॉन ने लूका ब्रासी के बाद सबसे ज़्यादा उसी पर भरोसा किया था। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात थी कि इतने समझदार आदमी ने इतनी घातक गलती की थी। अगला अध्याय। कार्लो रित्ज़ी माइकल के फ़ोन का इंतज़ार करते करते बोर हो चुका था। इतनी सारी कारों को माइकल के मकान में आता जाता देखकर उसे लगने लगा था कि आज कुछ खास होने वाला था, जिससे उसे जानबूझकर अलग रखा जा रहा था। आखिरकार उकताकर उसने खुद माइकल को फ़ोन किया। एक गार्ड ने उससे कहा कि वो तैयार होकर बैठे, थोड़ी देर में माइकल खुद उससे बात करेगा। कार्लो कपड़े बदलकर तैयार हो गया ताकि माइकल से मिलने के बाद तुरंत वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा सके। उसी समय किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कार्लो ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। बाहर माइकल खड़ा था और उसका चेहरा कार्लो को अपनी मौत का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके पीछे हेगन और लैम्पोन थे। तीनों अंदर आ गए और उसके बाद माइकल ने कहा, तुम सनी की मौत के लिए जिम्मेदार हो। तुमने ही बार्जिनी के कहने पर मेरी बहन को पीटा ताकि सनी को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सके और जिससे बार्जिनी के आदमी उसका शिकार कर सकें। कार्लो बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मेरे साथ ये मत करो माइकल, प्लीज़ माइकल। माइकल ने शांत स्वर में कहा, बार्जिनी मर चुका है और फिलिप टटैलिया भी। मैं आज ही रात कॉर्लियोन परिवार के सारे पुराने हिसाब चुकता कर देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये मत बताओ कि तुम बेकसूर हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने जुर्म का इकबाल कर लो। ये सुनते ही हेगन और लैम्पोन ने हैरानी से माइकल को देखा। उन्हें लगा कि माइकल अभी भी अपने पिता जैसा नहीं बन पाया है। एक जुर्म जो साबित हो चुका है, उसे कबूल करवाने की क्या ज़रूरत है? डॉन तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं करते। कार्लो ने कोई जवाब नहीं दिया। माइकल ने बड़े ही नरमी से कहा, इतना मत डरो कार्लो। क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी बहन को खुद विधवा बना दूंगा? क्या तुम्हें लगता है मैं अपने भांजों को अनाथ कर दूंगा? मैं तो तुम्हारे एक बच्चे का गॉडफादर भी हूँ। तुम्हारी सज़ा बस इतनी ही होगी कि मैं परिवार के कारोबार में तुम्हें शामिल नहीं करूँगा। तुम्हें लास वेगस चले जाना होगा और उसके बाद तुम हमेशा वहीं रहोगे। कोनी को मैं हमेशा पैसा भेजता रहूँगा, लेकिन खुद को बेकसूर कहकर तुम मेरी अक्लमंदी की बेइज्जती मत करो।
ये बताओ तुमने किसके लिए काम किया था, बार्जिनी के लिए या टटेलिया के लिए? जिंदगी पाने की उम्मीद में कार्लो बड़बड़ाया। बार्जिनी के लिए। ठीक है, अब तुम जाओ, बाहर जो कार खड़ी है वो तुम्हें एयरपोर्ट तक ले जाएगी। कार्लो फटाफट बाहर निकल गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे थे। एक कार उनके सामने दरवाजे पर आकर रुकी। ये कार्लो की ही कार थी, लेकिन वो ड्राइवर को नहीं पहचानता था। एक आदमी पिछली सीट पर भी बैठा था। लैम्पोन ने आगे बढ़कर कार का अगला दरवाज़ा खोला और कार्लो को अंदर बैठने का इशारा किया। कार्लो कार में बैठ गया। उसकी शर्ट अब पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसके बैठते ही कार तेजी से गेट की तरफ बढ़ गई। कार्लो ने पीछे बैठे आदमी को देखने के लिए गर्दन घुमाई, लेकिन तब तक पीछे बैठे क्लीमेंजो ने उसकी गर्दन में नायलॉन की एक पतली रस्सी डाल दी और तब तक उस रस्सी को कसता रहा जब तक कि कार्लो ठंडा नहीं पड़ गया। थोड़ी ही देर बाद कार्लो की पैंट से आ रही बदबू को दूर करने के लिए क्लीमेंजो ने पिछली दोनों खिड़कियां खोल दी। कॉर्लियोन परिवार विजयी हो चुका था। कोनी ने अपने 24 घंटों के दौरान कहा, क्लीमेंजो और लैम्पोन ने अपने माइकल आदमियों क्यों को कार्लो से पूरी इतना छूट सर्द दे दी बर्ताव थी। किया करता था? बार्जिनी और उसने टटेलिया कार्लो को द्वारा यहाँ छीने क्यों गए। रोक लिया था? कॉर्लियोन परिवार क्योंकि के वो उसे सारे मार अड्डे डालना वापस चाहता था। हथिया लिए गए। ये कमीना एल्बर्ट हत्यारा नेरी है, को कातिल है। टेसियो की सेना जानती की भी कमान हो, सौंप दी गई इसने थी। मेरे पति के बार्जिनी के साथ-साथ सट्टे और और कितने जुए के लोगों का अड्डे खून बंद कर करवाया दिए है। गए। जरा उसके अखबार 5 उठाकर खास देखो, आदमियों तुम्हें को खुद ही पता उसी चल रात जाएगा। मौत के घाट बार्जिनी, उतार दिया टटेलिया गया। और पता और नहीं इस कौन-कौन। तरह ये उन सबका माइकल ही ने कातिल एक है। बार फिर से माइकल ने कॉर्लियोन अपने परिवार दो की बॉडीगार्ड्स खोई को हुई इशारा इज्जत किया को लौटाकर और उनसे कहा, उसे इसे अपनी ले जाओ पुरानी और जगह डॉक्टर को पर दिखाओ। ला खड़ा किया। दोनों बॉडीगार्ड इस जीत में कोनी एक को मात्र बाजुओं से कांटा पकड़कर बन ले गए। माइकल की के छोटी एडम्स बहन अभी कोनी तक हैरान सी कार्लो खड़ी की थी। मौत की उसने खबर माइकल सुनकर से कहा, बच्चों ये को लास कोनी वेगस में ऐसा ही क्यों बोल छोड़कर रही थी? वो अपनी माँ किस के वजह पास से वो ये लॉन्ग सब बीच कह रही चली थी? आई। अरे कुछ नहीं, कार के उसके रुकते ऊपर ही ही वो हिस्टेरिया का दौड़ती हुई दौरा मर माइकल गया के है। घर पहुंची। माइकल ने कोनी को लापरवाही से देखते कहा। ही उसे गले के ने लगाकर उसकी तसल्ली आंखों में देने झांका। के लिए, तुम के एडम्स झूठ आगे बोल बढ़ रहे हो ना लेकिन माइकल? उसे रुक जाना पड़ा। तुम जो कुछ क्योंकि समझ घर में रही हो घुसते वैसा ही कुछ नहीं कोनी है ने कि माइकल पर के उसकी चिल्लाना तरफ शुरू कर देखकर दिया था मुस्कुराई और उसकी बाहों तुम में आ गई। कमीने हो, फिर उसने हरामी कहा, हो, तुमने शायद मेरे हम शौहर दोनों को मार डाला। एक-एक तुम ड्रिंक बस की पापा के जरूरत मरने है। का ही इंतजार ये कर कहकर रहे वो थे किचन में चली और गई। अब कोई तुम्हें उसी रोकने समय वाला उसे नहीं बाहर रहा का तो दरवाजा तुमने मेरे खुलने पति की को आवाज मार आई। डाला। वहाँ तुम क्लीमेंजो, कार्लो के कातिल नेरी हो। और लैम्पोन तुमने खड़े थे। हमेशा सनी की मौत का क्लीमेंजो ने जिम्मेदार माइकल उसे को ही संबोधित ठहराया करते हुए और कहा, मेरे बारे में एक बार भी डॉन नहीं माइकल, सोचा। अब मैं आपका क्या काम करूंगी? हो गया है। क्या करूंगी अब और मैं? उस कोनी एक इसी पल में तरह ही चीख के कर सब रोती कुछ समझ चिल्लाती गई। रही। वो मुड़कर वापस के किचन ने में आगे चली बढ़कर गई कहा, और कोनी, फूट तुम कर इस समय रोने अपने लगी। आपे में नहीं हो। भाग तुम काफी दुखी हो। बदतमीज। ऐसी बातें मत कॉर्लियोन कहो। परिवार की खून से रंगी ये जीत 1 साल बाद ही पूरी हो सकी। माइकल ने इन 12 महीनों में राजनीतिक जोड़ तोड़ करके कॉर्लियोन परिवार को पूरे अमेरिका का सबसे ताकतवर परिवार बना दिया। इस दौरान उसने अपना आधा समय लॉन्ग बीच पर रहते हुए गुजारा तो आधा समय लास वेगस के अपने नए घर में। लेकिन आखिर में उसने न्यूयॉर्क में अपना सारा कारोबार समेटने का फैसला किया और अपने पूरे परिवार को आखिरी बार 1 महीना रहने और घुमाने लॉन्ग बीच ले आया। अब कॉर्लियोन परिवार अजेय था। क्लीमेंजो ने अपना अलग माफिया परिवार बना लिया था। रॉको लैम्पोन कॉर्लियोन परिवार का सेनापति था। लास वेगस का चार्ज एल्बर्ट नेरी के पास था। हेगन भी लास वेगस में ही परिवार के लिए काम कर रहा था। समय ने पुराने जख्मों को भर दिया था। कोनी कॉर्लियोन ने अपने भाई से मेलजोल फिर से बढ़ा लिया था। सच तो ये था कि अपने भाई पर कार्लो की हत्या का इल्ज़ाम लगाने के 1 ही हफ्ते बाद उसने माइकल से माफ़ी मांग ली थी। उन्हीं दिनों एक अच्छे इटालियन परिवार का एक खूबसूरत युवक अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस कॉलेज से डिग्री लेने के बाद कॉर्लियोन परिवार के साथ काम करने लगा था और साल भर के अंदर ही कोनी ने उससे शादी कर ली थी। के एडम्स अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए कैथोलिक बन गई थी और उसके बच्चों की परवरिश भी कैथोलिक तौर तरीकों से ही हो रही थी। लेकिन इस बात से माइकल ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। के को लास वेगस बहुत माफिक आया था। यहाँ वो अपने बच्चों और माइकल के साथ एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। न्यूयॉर्क आने का उसका मन नहीं था। इसलिए न्यूयॉर्क के इस आखिरी दौरे में उसने बड़ी ही सावधानी से अपना सारा सामान पैक कर लिया था। आज आखिरी दिन उसे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा था जैसा हॉस्पिटल में पड़े मरीज को छुट्टी पाने वाले दिन लगता है। वो सुबह सुबह ही उठ गई थी और बाहर आते जाते ट्रकों की आवाज़ों को सुन रही थी जो लॉन्ग बीच के घरों का सारा सामान, फर्नीचर वगैरह लास वेगस ले जाने के लिए आ रहे थे। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो माइकल कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने कहा, तुम रोज़ाना चर्च क्यों जाती हो? चलो संडे को जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाकी दिनों में क्यों? तुम तो बिल्कुल माँ की तरह हो गई हो। के पलंग के किनारे पर बैठकर अपने मोजे पहनने लगी। तुम्हें पता है माइकल कि नए नए कैथोलिक कैसे होते हैं?
वे पुरानों से ज्यादा संजीदगी से अपने मजहब को लेते हैं। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने बच्चों को भी रोज चर्च जाने को क्यों नहीं कहती? उनके पास अभी बहुत समय पड़ा है माइकल। घर पहुंचने के बाद तो मैं उन्हें नियम से चर्च भेजा करूंगी। फिर चलते चलते के ने माइकल को किस किया। बाहर सूरज काफ़ी तेज चमक रहा था। वो गेट के पास पहुंचकर अपनी कार में बैठ गई, जहां मिसेस कॉर्लियन पहले से ही बैठी उसका इंतज़ार कर रही थीं। रोज़ एक साथ चर्च जाना उन दोनों का नियम बन चुका था। के ने उनके गाल को चूमा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मिसेस कॉर्लियन ने उससे पूछा, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, के ने कहा। मिसेस कॉर्लियन ने सिर हिलाकर उसे शाबाशी दी और पूछा, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, के ने कहा। चर्च पहुंचकर उसने पहले अपनी सास को कार से उतारा, लेकिन चर्च में अंदर जाते समय वो एक पल के लिए हिचकिचाई। ऐसा उसके साथ हमेशा होता था। अंदर जाकर वो घुटनों के बल ऐसे झुक गई जैसे कि वो प्रार्थना कर रही हो, लेकिन वास्तव में वो पूजा करने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। अगला अध्याय। चर्च में आकर ही वो अपने आप को अपने पति की दूसरी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका देती थी, खास तौर से 1 साल पहले की उस भयानक रात के बारे में, जब उसके पति ने उसके विश्वास को ठेस पहुंचाते हुए अपनी बहन के पति की हत्या के बारे में उससे झूठ बोला था। उसने इस घिनौने काम के लिए नहीं, बल्कि उस झूठ के लिए माइकल को छोड़ दिया था। अगली ही सुबह वो बच्चों को लेकर अपने पिता के घर न्यू हैम्पशायर चली गई थी। माइकल उसके इस तरह चले जाने की वजह समझ गया था। उसने एक बार उसे फ़ोन भी किया और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक लिमोसिन के घर के आगे रुकी। उसमें से हेगन उतरा और उस दिन के ने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक शाम हेगन के साथ गुजारी थी, जबकि पहली बार हेगन उसके साथ नरमी से पेश नहीं आया था। उसने हेगन से कहा, मैं तो सोच रही थी कि इस कार से मशीन गनें लिए हुए गुंडे उतरेंगे और मुझे वापस चलने के लिए मजबूर करेंगे। हेगन ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, मुझे तुम जैसी समझदार औरत के मुंह से इस तरह की बचकानी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। ये बताओ कि तुम अचानक ही इस तरह बिना किसी को बताए यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि माइकल ने मुझसे झूठ बोला था टॉम। उसने मुझे धोखा दिया था। कोनी के बच्चों का गॉडफादर बनकर उसने मुझे धोखा दिया। मैं ऐसे आदमी से प्यार नहीं कर सकती, उसके साथ नहीं रह सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो? के गुस्से से बोली, मेरा मतलब ये है कि उसने अपनी बहन के पति का खून किया। अब आया तुम्हारी समझ में? और फिर ऊपर से उसने मुझसे झूठ भी बोला। लेकिन के, तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये सब सच है? और अगर मान भी लो कि ये सब सच है, तो क्या अगर मैं इसकी वजह तुम्हें बताऊं तो तुम मान लोगी? ओहो, लगता है मैं आज पहली बार वकील हेगन से मिल रही हूँ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, के ने व्यंग्य से कहा। हेगन हंसा और बोला, अच्छा, अब तुम बस जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। मान लो कि अगर कार्लो ने ही सनी को घर से बाहर निकालने के लिए वो चाल चली हो, अगर उसने जानबूझकर कोनी की पिटाई की हो ताकि सनी बाहर निकले और जोन्स बीच वाले रास्ते से उसके घर की तरफ जाए, और अगर ये सब कुछ करने के लिए कार्लो ने किसी से एक मोटी रकम ली हो, तब तुम क्या कहोगी? के खामोश रही। हेगन आगे बोला, और मान लो कि एक महान आदमी होने के नाते डॉन अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपनी बेटी ही का सुहाग उजाड़ने की हिम्मत ना कर सके हों, लेकिन उन्होंने माइकल को अपना उत्तराधिकारी इसीलिए बनाया हो कि ये काम उनके लिए माइकल कर सके, तो के थोड़ी देर कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, लेकिन सब कुछ तो निपट चुका था, सब खुश थे। ऐसे में कार्लो को माफ़ भी तो किया जा सकता था। इस दुनिया में ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती होंगी, और अब माइकल वैसा आदमी भी नहीं रहा जिससे मैंने शादी की थी। देखो कि अगर वो वैसा ही रहा होता तो कब का मर चुका होता। तुम अब तक विधवा हो गई होती, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहती ना। के गुस्से से फट पड़ी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है टॉम? कभी तो सीधी बात किया करो। देखो कि तुमने माइकल को बिल्कुल गलत समझा है। तुम उससे इसलिए नाराज़ हो कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन उसने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम उसके कारोबारी मामलों के बारे में उससे कुछ नहीं पूछोगी। तुम उससे इसलिए भी नाराज़ हो कि वो कार्लो के बेटे का गॉडफादर बना था, लेकिन इसके लिए भी तुमने ही उसे मजबूर किया था। हालांकि दुश्मन का विश्वास जीतने के लिए उस समय ऐसा करना ज़रूरी भी था। क्या ये सीधी सी बात तुम्हारी समझ में आती है? मैं तुमसे कुछ और सीधी बात करता हूँ। डॉन के मरने के फौरन बाद माइकल को मार डालने की योजना बनाई गई थी, और पता है ये प्लान किसने बनाया था? टैसियो ने।
इसीलिए टेस्यो को मारना पड़ा और कार्लो को भी मारना पड़ा, क्योंकि गद्दार और विश्वासघातियों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। माइकल चाहता तो उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन ऐसे लोगों को खुद अपनी गलती का कभी भी एहसास नहीं होता है। माइकल सचमुच टेस्यो को पसंद करता था, वो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर वो उन दोनों को माफ कर देता तो इसका मतलब ये निकलता कि वो तुम्हारे प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने परिवार की तरफ अपने फर्ज को भूल रहा है, क्योंकि वो दोनों जिंदगी भर खतरा बनकर हमारे सिर पर मंडराते रहते। के चुपचाप रोती रही और हेगन की बातों को सुनती रही। फिर उसने पूछा, क्या यही सब बताने सुनाने के लिए माइकल ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? हेगन ने हैरानी से कहा, नहीं, उसने तो मुझे ये कहने के लिए भेजा था कि जब तक तुम बच्चों की परवरिश कर रही हो तब तक तुम जो चाहो उसे ले लो और जो चाहो वो करो। उसने कहा है कि तुम उसकी भी डॉन हो। तो जो कुछ तुमने मुझे अभी बताया, क्या वो सब कुछ उसने तुम्हें मुझसे कहने के लिए नहीं कहा था? टॉम कुछ देर सोचता रहा कि वो उसे एक और आखिरी सच बताए या नहीं। फिर उसने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम अब भी नहीं समझी कि जो कुछ मैंने आज तुम्हें बताया है, अगर वो तुमने माइकल को बता दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम और तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार के को भी काफ़ी देर सोचना पड़ा। आखिरकार वो बोली, क्या तुम मुझे और बच्चों को अपनी कार में न्यूयॉर्क तक ले चलोगे? अरे मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, हेगन ने खुश होते हुए कहा। और वापस आने के एक हफ्ते बाद ही के कैथोलिक बनने पादरी के पास चर्च चली गई। और इस वक्त जब वो चर्च में खड़ी थी तो वहाँ अंदर से पश्चाताप की घंटी सुनाई दी। जैसा कि उसे सिखाया गया था, के ने अपनी मुट्ठी 2-3 बार अपनी छाती पर मारी और अपने आप को, अपने बच्चों को, गुस्से और विद्रोह की भावनाओं को भूलकर वो झुक गई और माइकल कॉर्लियोन के लिए प्रार्थना करने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।